नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में जो आपका नवीनतम पाठ्यक्रम है, यानी कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और उसको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे चैप्टर को कवर किया जाएगा। 8 इकाइयों में आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है यानी पाठ्यक्रम है वो विभाजित है, बटा हुआ है। और उन 8 इकाइयों को आपको बहुत ही बारीकी के साथ कैसे समझाना है, आज की वीडियो के माध्यम से उसी पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही बेटर अंदाज में, बहुत ही जबरदस्त तरीके से यह सिलेबस डिस्कशन आज के वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपको बता दूं कि इससे पहले ऐसा सिलेबस डिस्कशन आपने शायद ही कहीं पर देखा हो। बीए में अगर आपने एडमिशन लिया है, आप इससे पहले इंग्लिश मीडियम के छात्र रहे हैं, चाहे हिंदी मीडियम के छात्र रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड पढ़ रहे हैं या किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं, बीए में आपने एडमिशन लिया है और समाज शास्त्र आपने सब्जेक्ट चुना है, तो आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर इस समय छोड़ दीजिए। समाज शास्त्र में आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखते देखते खुद ही आप वीडियो को लाइक करके जाओगे, खुद ही चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे, मुझे कहना भी नहीं पड़ेगा। वैसे मेरी आदत है कहने की कि लाइक सब्सक्राइब करते रहो, लेकिन आपको एक प्रकार से खुद ही रियलाइज होगा कि हाँ, गुरुजी बहुत बढ़िया चीजें बता के गए हैं, इस वजह से आपकी अंतरात्मा कहेगी कि वीडियो को लाइक करना चाहिए। ठीक है, आपको सारे चैप्टर जो आज मैं बताने वाला हूं, जो आपके पाठ्यक्रम में है, उसको आज ही की वीडियो के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को एक ही वीडियो सिलेबस डिस्कशन के माध्यम से आपके दिमाग में बैठाने वाला हूं आज की वीडियो के माध्यम से। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। ठीक है, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलें समझने का प्रयास करते हैं। समाज शास्त्र बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर यानी कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट, आपका नाम अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं, हिंदी में उसी को समाज शास्त्र कहते हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि पहला साल में आपने एडमिशन लिया है, तो 2 सेमेस्टर आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने पड़ते हैं। हर 6 महीने पर परीक्षा होगी, 3 महीने पर तिमाही की परीक्षा होगी। ठीक है, इसी में असाइनमेंट वगैरह भी आपको लिखना होगा, वो सब कॉलेज वाले आपको बताते रहेंगे क्या कैसे कब करना है। नवीनतम पाठ्यक्रम है ये 2026, 27, 28 सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपको पढ़ना क्या होता है, आपको पढ़ना है समाज शास्त्र की मूल अवधारणाएं। मूल माने होता है बेसिक, बेसिक चीजें। अवधारणा माने कॉन्सेप्ट। ठीक है, समाज शास्त्र माने सोशियोलॉजी की माने आप इसके स्थान पर लगते हैं, तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसी को, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। क्या बोलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र की मूल अवधारणाओं का परिचय या एक प्रकार से मूल अवधारणाएं ऐसा कहें तो बेटर अंदाज में आपको चीजों को बताने वाला हूं। आइए चैप्टर संख्या 1 के बारे में हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार चैप्टर नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कैसे कवर करना है, लेक्चर्स कैसे मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स इन सभी का कैसे प्राप्त करें, ये सब चीजें मैं आपको अब की बार करवाने वाला हूं। तो घबराने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं, बहुत ही बेहतर अंदाज में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सब कुछ आपको मैं दूंगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। सॉरी, पहला जो आपका चैप्टर है वो क्या है, समाज शास्त्र का अर्थ, समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र यानी इसका स्कोप और इसकी विषय वस्तु। ठीक है, बेसिकली कहे तो मीनिंग, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर्स या मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है समाज शास्त्र में, स्कोप क्या है और इसके समाज शास्त्र का परिचय पूरा आपको समझना है। समाज शास्त्र एक ऐसा विषय जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है बाबू कि आखिरकार यह समाज होता क्या है, समाज किसे कहते हैं। तो समाज शास्त्र जो होता है, इसको सबसे पहले एक विद्वान है, मैं आपको एक बार सही तरीके से अगर समझाने का प्रयास करूं, एक अलग तरीके से मैं एक पेज ले रहा हूं, सफेद वाला पेज। ठीक है, इस पे चलिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं ये बेसिकली पूरा सिस्टम है क्या। समाज शास्त्र बेटा 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है सोशियस और दूसरा शब्द है लोगास। ठीक है, सोशियस और लोगास 2 शब्दों से मिलकर के बना, एक लैटिन भाषा का शब्द है और एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, सोशियस लैटिन भाषा का है और वो आपका लोगास ग्रीक भाषा का शब्द है। इस तरीके से सोशियस माने होता है समाज। ठीक है, सोशियस माने क्या, तो समाज, और आपका लोगास का मतलब होता है लॉजी यानी कि डिस्क्रिप्शन या अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान। तात्पर्य यह है कहने का, यानी कि सोशियोलॉजी मतलब होता है समाज का अध्ययन, यानी जिस विषय वस्तु के अंतर्गत समाज का अध्ययन किया जाता है उसको हम समाज शास्त्र कहते हैं। अब ये समाज होता क्या है देखिए,
हेडिंग डालो भैया समाज। इसको अब आपको पढ़ना आगे चल करके, लेकिन मैं एक सिनेरियो समझा रहा हूं कि ताकि आपको एक समाज शास्त्र के प्रति रुचि जागृत हो। समाज शास्त्र, इसका उदय कैसे हुआ, सबसे पहले इसी पर जाते हैं। पहले समझ लो समाज होता क्या है। देखिए, समाज को एक प्रकार से एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है मैकाइवर और पेज। क्या नाम है बेटा? मैकाइवर एवं पेज। ठीक है, मैकाइवर और पेज का नाम आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान है समाज शास्त्र की। ठीक है, मैकाइवर पेज ने क्या कहा बाबू? मैकाइवर पेज ने कहा कि समाज जो होता है वो क्या होता है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। सामाजिक संबंधों का क्या होता है बेटा? जाल होता है। और समाज शास्त्र जो होता है इसी जाल का अध्ययन करता है, इसी संबंधों के व्यवस्था का अध्ययन करता है। समाज, चूंकि समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है, इस वजह से अब हमारे समक्ष प्रश्न उठता था कि भाई समाज क्या है। हमने बताया कि समाज, हमने क्या बताया, मैकाइवर पेज ने बताया कि समाज जो होता है ये सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप का एक जाल होता है। ठीक है, जो कि एक प्रकार से विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ होता है। समाज, सबसे पहली बात है क्या है? एक अमूर्त अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त मतलब होता है जिसको आप तो ना तो देख सकते हैं, यानी कि देखा नहीं जा सकता। ठीक है, इसको ना देखा जा सकता है और ना ही इसको स्पर्श किया जा सकता है। ठीक है, समाज को ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है। इसको करते क्या है भैया? इसको महसूस करते हैं। संबंधों को आप क्या करते हैं? महसूस ही तो करते हैं। संबंधों को क्या करते हैं बेटा? महसूस करते हैं। यानी समाज क्या है? एक अमूर्त अवधारणा है। समाज में परिवर्तन भी समय समय पर होता रहता है। समाज के उसी परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे ही समाज जो होता है जब सामाजिक संबंधों से मिलकर के बनता है। सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं? जैसे कि गांव वगैरह में आपका अपने आस पड़ोस से संबंध होगा। आप किसी नाई के यहाँ बाल कटवाते हैं तो आपका नाई से संबंध हो जाएगा। आप किसी जो है पंडित जी से कथा सुनते हैं तो उनसे आपका संबंध हो जाएगा। किसी कुम्हार से दिया बनवाते हैं उससे आपका संबंध हो जाएगा। यानी समाज में आप हर व्यक्ति का एक दूसरे से क्या होता है? संबंध होता है। संबंधों का इसी व्यवस्था, इसी जाल को हम समाज कहते हैं। और इसी जाल का अध्ययन, सामाजिक संबंध कैसे डेवलप होते हैं, कैसे बनते हैं, उसमें परिवर्तन कैसे होता है, इन्हीं सब चीजों को समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो समाज शास्त्र जो होता है समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाज शास्त्र समाज का व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्धता के साथ अध्ययन करता है। तो ये रहा आपका समाज शास्त्र। बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको समझाया, कहीं पर आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही बेटर अंदाज में आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगस्त काम्ट नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, फिर इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ताकि एक सिनेरियो आपको क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद में जब मैं अभी सिलेबस डिस्कस करूंगा तो ये चीजें आपके काम आएंगी। इस वजह से इसको मैं अभी बता दे रहा हूं शुरुआती क्लास में। ठीक है, दूसरी बात ये, समाज शास्त्र का उदय कैसे हुआ, समाज शास्त्र सब्जेक्ट कैसे आया, इसको सब थोड़ा सा देखते हैं। समाज शास्त्र को एक प्रकार से इसका उदय का लाने का श्रेय इसको एक पृथक विषय के रूप में, एक अलग विषय के रूप में जिस विद्वान ने दिया उनका नाम है अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे वह विद्वान है जिनको समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। फ्रांस के निवासी थे अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे की मृत्यु 1857 ईस्वी में हो जाती है। अगस्त काम्टे, आपको बता दूं कि इन्होंने 1838 ईस्वी का एक समय है। कौन सा समय बेटा? 1838 ईस्वी का समय। इसी समय इन्होंने एक प्रकार से समाज शास्त्र को समाज शास्त्र नाम दिया, यानी कि सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग, सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले, सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग कब किया गया? प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अगस्त काम्टे के द्वारा। इसके द्वारा बेटा? अगस्त काम्टे के द्वारा 1838 में सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। इसीलिए अगस्त काम्ट को क्या कहते हैं? इसीलिए अगस्त काम्ट को समाज शास्त्र का जनक कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र का जनक कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को उस सब्जेक्ट का जनक कब कहा जाता है? जब सबसे पहले उस शब्द का प्रयोग वो करता है। जैसे कि आप देखते हैं जो भी सब्जेक्ट आप देखेंगे, जैसे इरोटा, मतलब कि आप देखते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी शब्द का सबसे पहले, पॉलिटिकल शब्द का प्रयोग किसने किया था? अरिस्टोटल ने किया था। इसी वजह से अरस्तु को हम राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं। ऐसे ही आप देखते हैं प्रोफेसर स्मिथ,
जो कि एक इतिहासकार है, मतलब सॉरी एक अर्थशास्त्री है। उन्होंने अर्थशास्त्र का जनक उनको कहा जाता है। क्यों? चूंकि उन्होंने सबसे पहले इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किया और इकोनॉमी के बारे में व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया। ऐसे ही आप देखते हैं हेरोडोटस, इतिहास का पिता कहा जाता है उनको। तो उनको क्यों कहते हैं? चूंकि उन्होंने हिस्टोरिका नाम की पुस्तक लिखी, उसमें सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। ऐसे ही तमाम प्रकार के सब्जेक्ट के जो जनक कहे जाते हैं, उनके पीछे एक रीजन होता है। रीजन यह होता है कि सबसे पहले उन्होंने उस सब्जेक्ट के बारे में बताया, इस वजह से उनको जनक यानी पिता कहा जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट हो कहा जाता है। तो रही बात सोशियोलॉजी की, इससे पहले क्या 1838 से पहले समाज शास्त्र का अध्ययन नहीं होता था? होता था। किस रूप में होता था? इसी को सामाजिक भौतिकी के नाम से जानते थे। किसके नाम से बेटा? सामाजिक भौतिकी के नाम से जानते थे। किसके नाम से? सामाजिक भौतिकी के नाम से लोग जानते थे इसको, ठीक है। सोशियो फिजिक्स कहा जाता था इसको, समाज शास्त्र को, 1838 से पहले। और मजेदार बात यह है कि सोशियोलॉजी शब्द से पहले जब इसको सामाजिक भौतिकी नाम दिया गया, तो भाई सामाजिक भौतिकी यानी सोशियो फिजिक्स किसने कहा था? यह भी प्रश्न आपके दिमाग में उठता है। तो इसको किसने कहा था बाबू? इसको कहा था हमारे चहीते विद्वान अगस्त काम्टे जी ने। किसने कहा था? अगस्त काम्टे जी ने ही कहा था, ठीक है। तो अगस्त काम्टे ने ही सबसे पहले इसको मानव शास्त्र से अलग करने का प्रयास किया, क्योंकि मानव शास्त्र का एक अंग है समाज शास्त्र, ठीक है। तो अगस्त काम्टे ने क्या किया? इसको सोशियो फिजिक्स कहा, सामाजिक भौतिकी कहा, ठीक है। और इसी वजह से आप देखते हैं समाज शास्त्र में विज्ञानों का संस्करण का सिद्धांत की बात करें या फिर अन्य किसी सिद्धांतों की बात करें, अगस्त काम्टे ही देते हैं, ठीक है। अगस्त काम्टे ने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया और कहा कि समाज शास्त्र जो होता है बेटा, ये समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, क्योंकि सबसे पहले वो बात सामाजिक भौतिकी कह चुके हैं। और भौतिकी शब्द का मतलब होता है विज्ञान। भौतिक शास्त्र जो होता है उसके नियम कायदे ठीक ठाक होते हैं, यानी कि वो विज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। तो उसके बाद में 1838 में इनको लगा कि भाई सामाजिक भौतिकी कहना उचित नहीं, क्योंकि इसमें मानवीय पक्ष आपका छूट रहा है। ऐसे में उन्होंने क्या किया? समाज शास्त्र नाम यानी सोशियोलॉजी शब्द का नाम दिया। सोशियस और लोगास दो शब्दों से उनका लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा, जिससे मतलब समाज का अध्ययन करना, समाज क्या है, समाज संबंधों का जाल है। मैंने इन सभी चीजों को आपको बता दिया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समाज शास्त्र के बारे में आपने विस्तृत जानकारी प्रस्तुत कर ली, मतलब जान ली। आज के वीडियो के लिए इतना ही बहुत, मतलब कि आप आज की वीडियो के लिए ये शुरुआती दौर में इतना जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी थी। तो यही आपको समाज शास्त्र पढ़ना, जिसमें आपको समितियों के बारे में, संस्थाओं के बारे में, रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ियां, इन सभी के बारे में पढ़ना। समाज माने हो आपके आसपास फैला हुआ समाज, वही समाज है। बस उसको लिखित रूप में आप देख लो, बस वही होता है, बाकी कुछ है ही नहीं है। इतना सरल सब्जेक्ट आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई अगस्त काम्टे ने क्या कहा है, और मैकाइवर पेज ने क्या कहा है, धमाके ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा। इसे दिमाग में तमाम चक प्रकार के आपके जो है चल रहा होगा दिमाग में कि गुरुजी इसको कैसे याद करेंगे। बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, समझने का प्रयास करें, जो बातें मैं कह रहा हूं उस पर फोकस करें। जब परीक्षा आपकी लिखित होती है, लिखने बैठिए, आपको याद भी ना आ रहा हो कि किसने कहा, कौन सी परिभाषा, लेकिन आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पता है, उस पॉइंट के बारे में आपको पता है, तो आप लिख दीजिए किसी विद्वान के अनुसार। या आप लिख सकते हैं जो है क्या समाज शास्त्र के बारे में लिखना, तो आप लिख सकते हैं कि भाई जो है इसकी परिभाषा इस तरीके से दे सकते, तो एक अपनी परिभाषा दे दीजिए। क्योंकि वो एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप अगस्त काम्टे की परिभाषा आप दे। इसी वजह से जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछाता है? समाज शास्त्र से आप क्या समझते हैं? वो आपसे पूछ रहा है कि आप समाज शास्त्र से क्या समझते हैं, ना कि पूछ रहा है मैकाइवर पेज से, ना कि पूछ रहा है अगस्त काम्टे से। इसलिए आपको किताबें पढ़ाया जाता है, या आप पढ़ो किताबों में उसको, ताकि आप पढ़ो कि अगस्त काम्टे जैसे विद्वानों ने उसके बारे में क्या सोचा, मैकाइवर पेज ने इसके बारे में क्या सोचा, ठीक है, इमानुएल दुर्खीम ने क्या सोचा, मैक्स वेबर ने क्या सोचा, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या सोचा, इन लोगों ने, कार्ल मार्क्स ने क्या सोचा, इन लोगों ने उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या सोचा। आप इन चीजों को जाने, और जब ऐसे तमाम प्रकार की खोपड़ियों के दिमाग, तमाम प्रकार के दिमाग को आप जान लेंगे, तो आपके खोपड़ी में इन सभी का दिमाग आ जाएगा, और इस आधार पर आप एक अपनी स्वरचित परिभाषा बना पाएंगे, और उस टॉपिक को आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एक जबरदस्त एक प्रकार से ज्ञान छोड़ करके जाएंगे। तो जरूरत है आज हमको क्या करने की? आज जरूरत है बेटा हमको इनके विद्वानों की चीजों को जान करके उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का। क्योंकि अगस्त काम्टे का पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनर नहीं जानना चाहता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी उसको पता है, वो लिखा है, लेकिन समाज का एक नया दृष्टिकोण ढूंढने का प्रयास
बीए के छात्रों के माध्यम से एग्जामिनर करना चाहता है। और शायद ये बात आपको कोई प्रोफेसर को ये नहीं बताता होगा, लेकिन मैं खुल करके आपको बता रहा हूं ये चीजें जो होती हैं। इसीलिए जब क्वेश्चंस बनता है तो आप क्या समझते हैं, आप क्या समझती हैं, इससे क्या तात्पर्य है। अब अगस्त कामटे जी थोड़ी आएंगे लिखने के लिए आपके स्थान पर, लिख दिया अगस्त कामटे का ने ये कहा था वो कहा था। मेरे हिसाब से पूरी प्रक्रिया बदलनी चाहिए बीए वालों के लिए कि भाई फलाने विद्वान ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। इन चीजों को एक प्रकार से बच्चों से ना पूछ करके ये पूछा जाए कि इससे आप क्या समझते हैं, और यही पूछा भी जा रहा है। लेकिन एग्जामिनर ना तो कॉपी चक्कर वाले उस चीज को जान पा रहे हैं और ना ही बच्चे जान पा रहे हैं। बीए वाले बच्चे इसी में परेशान हो रहे हैं कि भाई हम जो है क्या पढ़ें, इसका पढ़े कि उसका पढ़े, यानी इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा। तो इसको पढ़ने बच्चा परेशान हो जाता है। बीए में सबसे जटिल समस्या आज जो बनी हुई है यही बनी हुई है कि कोई बच्चा ये ध्यान रखता है कि भाई फलाने विद्वान ने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था। अरे भाई छोड़ो इन सभी को, इन्होंने क्या कहा था, बस उसको पढ़ लो, इन्होंने क्या कहा था, उन चीजों को समझ लो और उसको अपने हिसाब से आप एक अपनी परिभाषा बना करके अच्छे तरीके से उस टॉपिक को समझा दो। एग्जामिनर को चाहिए या कॉपी चेक करने वाले को इसी पर बच्चे को नंबर दिया जाए आज के बाद से, या फिर आने वाले समय में ऐसा संशोधन होना चाहिए। इसके लिए मैं एकदम से तत्पर रहता हूं हमेशा। जरूरी है आज की नहीं जरूरी, आप कमेंट करके बताओ बेटा कि ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है। जरूरी है ना, ये बहुत बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसे में आपको भटकना नहीं है, आपको टॉपिक मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दूंगा, आपकी खोपड़ी के हिसाब समझाऊंगा, एक छात्र के दृष्टिकोण समझाऊंगा। एक अच्छा या प्रखर वक्ता वही होता है जो एक प्रकार श्रोता के दृष्टिकोण से बातचीत करता है, श्रोता के दृष्टिकोण से एक प्रकार से वो अपना वचन जो है बोलता है या फिर चीजें बोलता है। तो मैं एक छात्र हूं और छात्रों की फीलिंग को समझता हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं एक प्रकार से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जिनको लेना है। चले भाई, तो पहला टॉपिक आपका क्या था, समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। तो यही सब आपका अर्थ हो गया, परिभाषा तो वगैरह मैंने बता दी। इसमें चीजें आपको जो टॉपिक वगैरह लिखा है, समाजशास्त्र सामान्य बोध। सामान्य बोध माने जानकारी, सामान्य माने सिंपल, ठीक है। तो इसके बारे में समाजशास्त्र के बारे में सिंपल जानकारी। समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अर्थ और परिभाषा। वैज्ञानिक अर्थ और परिभाषाएं तमाम सिद्धांतों ने अपने अपने हिसाब से दी है। एक दिन इसको लेकर के मैं लेक्चर देने वाला हूं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। कहीं पर भटकने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र यानी स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या है, समन्वयात्मक संप्रदाय क्या है, समाजशास्त्र में विशिष्ट और सामाजिक दृष्टिकोण, इनका समन्वय, समाजशास्त्र की विषय वस्तु, दुर्खीम, गिन्सबर्ग, केरन्स, एलेक्सिंकेलस, इन सभी के अनुसार जो परिभाषाएं दी गई हैं या इनके अनुसार जो बताया गया कि भाई क्या क्या चीजें शामिल है। बेसिकली जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जो आपको जरूरी होगा, उन चीजों को हम समझाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पहला चैप्टर बेसिकली आप यहीं पर फोकस करें, ये चीजें, ठीक है। अर्थ, अध्ययन क्षेत्र, विषय वस्तु, यही पढ़ना है प्रथम सेमेस्टर मतलब पहले चैप्टर में। दूसरा चैप्टर आपका आ चुका समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर, वैज्ञानिक और मानविकी उन्मुख। मतलब यह है कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, इट्स साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक और मतलब की ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है कि समाजशास्त्र क्या एक वैज्ञानिक विषय वस्तु है या फिर समाजशास्त्र एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, मानविकी सब्जेक्ट है। देखिए बेटा, जब हम इसको गहराई के साथ अध्ययन करेंगे समाजशास्त्र को, तो समाजशास्त्र के दो पहलू आते हैं, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और एक आपका आता है आपका मानविकी दृष्टिकोण। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक मानते हैं, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो समाजशास्त्र को मानविकी का सब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। विज्ञान किसी सब्जेक्ट को क्यों कहते हैं और कब कहते हैं, इसको लेकर के भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। समाजशास्त्र का एक प्रकार से जो अध्ययन हमको करना है कि उसकी साइंटिफिक चीजें क्या है और उसकी मानविकी चीजें क्या है, यानी कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, बेसिकली उसके उसको किसने वैज्ञानिक विषय वस्तु कहा, किसने मानविकी विषय वस्तु कहा, इसी के बारे में हमको जानना है, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान या समाजशास्त्र की अगर बात की जाए, तो अगस्त काम्टे जो समाजशास्त्र के जनक हैं वो कहते हैं कि भाई ये एक वैज्ञानिक विषय वस्तु है। इसके अलावा इमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, ये सब लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यानी समाजशास्त्र एक विज्ञान की विषय वस्तु है। ऐसे मानविकी जो उन्मुख हैं उन लोगों ने कहा, जो मानवीय विषय वस्तु कहते हैं, मैक्स वेबर हो गए, जी.एच. मीड हो गए, सी राइट्स मिल हो गए, ऐसे विद्वान ने कहा कि एक कैसा है, ये एक प्रकार से वैज्ञानिक विषय वस्तु ना होकर के एक मानविकी उन्मुख सब्जेक्ट है, यानी कि ये ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है। तात्पर्य यह है किसी भी विषय वस्तु की अगर आप प्रकृति को समझना चाहते हैं, प्रकृति माने नेचर, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, यहां से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं।
नेचर क्या होता है, यानी कि वह विषय विज्ञान है या फिर वह विषय मानविकी यानी आर्ट का सब्जेक्ट है। साइंस है कि आर्ट है, बस यही कंफर्म करना होता है। कोई भी विषय वस्तु साइंस कब कही जाती है, इसको लेकर के 3-4 मापदंड है। सबसे पहली बात है, विज्ञान क्या है? सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट में डाटा यानी जानकारी सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्धता के साथ होती है, उसको विज्ञान कह सकते हैं। और इस दृष्टिकोण से देखें तो समाजशास्त्र में सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्धता है। बहरहाल और भी मापदंड होते हैं समाजशास्त्र को या फिर किसी भी सब्जेक्ट को विज्ञान साबित करने के लिए, जैसे कि किसी विषय वस्तु को विज्ञान तभी कहा जा सकता है जब वह विषय वस्तु क्या और क्या क्या है, कैसे है, कौन है, किस तरीके से है, यानी कार्य और कारण की व्याख्या करता हो, साथ ही साथ में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके उसका अध्ययन किया जाता हो। दूसरी बात, तीसरी बात यह कि वह भविष्यवाणी करने में सक्षम हो। चौथी बात यह होती बाबू कि वह विषय वस्तु जो है, वह विषय वस्तु के जो जानकारी है, सिद्धांत है, उनके परिणामों को कभी भी जांचा जा सकता हो, यानी कि आज अगर हम उसके परिणाम सिद्धांत के निकालें तो जो हमको जानकारी या परिणाम मिले, वह परिणाम आज के 10 साल बाद हम फिर से उस पर रिसर्च करके फिर निकालें उसी सिद्धांत को, तो परिणाम वही निकले। तो ऐसे विषय वस्तु को हम विज्ञान का, जैसे कि आज 2 और 2 4 होता है, आप 10 साल बाद भी जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना होगा? 4 ही तो होगा, 5 हो जाएगा? 5 नहीं होगा। 5 कैसे होगा? 5 गलती से होगा। तो ऐसे में ये कमेंट मत कर दिए 5 भी होता है गलती से, ठीक है? तो ये चीजें आपको समझनी बाबू। समझ में आ रहा है? समाजशास्त्र इससे पहले नहीं पढ़ा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, शुक्ला गुरुजी आपके साथ हैं और आपको आपके खोपड़ी तक, आपके दिमाग तक जानकारी पहुंचाने का जो एक प्रकार से उद्देश्य है, उसको लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। तो समाजशास्त्र की प्रकृति बेटा, अगर आप देखेंगे, ये भविष्यवाणी करने में उतना सक्षम नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक भविष्यवाणी आंशिक रूप से सही होती है। वैज्ञानिक विधियों की बात की तो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर और भी चीजों को जानना पड़ेगा, जैसे और भी तमाम सारी चीजें हैं जिनके आधार पर देखें तो वैज्ञानिक है। अगर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की बात की जाए तो आप देखते हैं ये अन्य सामाजिक विषयों से संबंधित है, इस वजह से इसको मानविकी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि वास्तविक नहीं है, जो कि एक प्रकार से वस्तुनिष्ठ नहीं है, सब्जेक्टिव भी है। यानी जैसे एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो क्या होता है, या तो सही होता है तो गलत होता है, लेकिन जो लिखने वाला होता है वो तो कुछ सही कुछ गलत होता है, आंशिक रूप से सही आंशिक रूप से गलत होता है। ऐसे में वैज्ञानिक विषय वस्तु में क्या होता है, या तो सही या तो गलत, यानी उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। और जो लिखने वाला होता है उसमें क्या होता है, उसमें सब्जेक्टिविटी होती है, यानी उसमें एक प्रकार से कुछ सही कुछ गलत होता है। जैसे 10 नंबर का आपका अगर पेपर है, मतलब क्वेश्चन है, तो 10 नंबर में से आपको 7 ही नंबर मिलता है, 10 नंबर कभी नहीं मिलता है। तो वही चीज, तो दोनों समझेंगे कि आखिरकार क्या समाजशास्त्र वैज्ञानिक है या मानविकी है। बेटा निष्कर्ष ये निकलेगा कि ना तो समाजशास्त्र पूरा विज्ञान है और ना ही समाजशास्त्र पूरा मानविकी का सब्जेक्ट है, यानी इनमें दोनों की विचारधाराएं आपको विद्यमान है। अब इसके बारे में आपको ये नीचे जो चीजें लिखी हुई है, इसको उतना ज्यादा आपको माइंड नहीं करना है। आप चाहे तो इसको, मतलब कि ये चीजें आप पढ़ सकते हैं, इसको मैं अपने हिसाब समझाने का प्रयास है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैज्ञानिक और मानविकी मुख्य अर्थ है विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति, विज्ञान का अर्थ और विशेषताएं, एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र, बीर स्ट्रीट यानी रॉबर्ट बीर स्ट्रीट के द्वारा प्रस्तुत जो निष्कर्ष दिया गया, इन्होंने क्या कहा, समाजशास्त्रीय अध्ययन मानविकी उन्मुख का अर्थ, ये सब आपको यहाँ पर चीजें अपने हिसाब से पढ़नी। बाकी सिलेबस जो मेन सिलेबस आपका है यही है, टॉपिक जो आपका ये है मेन सब्जेक्ट, समाजशास्त्र की प्रकृति। ठीक है, तो इसको लेकर के घबराने नहीं है आपको। तीसरा टॉपिक आपका क्या है बेटा, मैं आपके साथ हूं, समझा रहा हूं ना, आप आराम से समझो, परेशान ना हो कि ये भी गुरुजी क्या क्या लिखा है इतना लंबा चौड़ा, तो इसको भूल जाओ आप, इसको भूल जाओ, परेशान ना हो, इसको भूल जाओ बेटा। ठीक है, ये पूरा जितना भी लिखा है इसको भूल जाओ, इसको क्या करो, पर्दा डालो इस पे, कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना हो। गुरुजी कैसे मुंदवा दिए इसको, क्यों लिखे थे, फिर लिखे थे ताकि आपको लगे कि भाई हाँ ये सिलेबस ही है। चले, इसके अलावा तीसरी बात ये, भारत में समाजशास्त्र का इतिहास, प्रादुर्भाव और विकास, हिस्ट्री, इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। भारत में समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव आप देखते हैं कैसे हुआ। वैसे तो भारत में 1914 ईस्वी में सबसे पहले समाजशास्त्र का उदय दिखाई पड़ता है ब्रिटिश भारत में, लेकिन
आप देखते हैं कि 1919 या फिर उसके आसपास से अलग अलग विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का जो है उद्भव शुरू हो जाता है। ब्रिटिश काल में शुरू हुआ। समाजशास्त्र का इतिहास, प्रादुर्भाव और विकास। तो समाजशास्त्र का जो प्रादुर्भाव हुआ बेटा, मुख्य रूप से अगर भारत की अगर बात की जाए तो 1914 ईस्वी में माना जाता है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ है वो एक प्रकार से भारत में विकास जो हुआ जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, आईपी देसाई, इन सभी लोगों के द्वारा किया गया, ठीक है। बेसिकली अगर इसको हम और अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करें तो 1914 ईस्वी में सबसे पहले जो है ये शुरू किया गया, अध्ययन शुरू हुआ। और बंबई विश्वविद्यालय में आप देखते हैं सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा था, सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ? तो बंबई विश्वविद्यालय में सबसे पहले भारत में समाजशास्त्र का उद्भव शुरू हुआ। बंबई विश्वविद्यालय में सबसे पहले पढ़ाया जाने लगा। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में यूपी में सबसे पहले कहां पर बेटा? उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, जिनको कहते हैं, एमएन श्रीनिवास, जीएस घुरिये, ऐसे इन सभी को भारत का, जीएस घुरिये को जो है भारतीय समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो इन सभी के जो है लोगों के जो है चीजों से ये उदय हुआ। समाजशास्त्र का इतिहास, प्रादुर्भाव और विकास 1914 से लेकर के अब तक चला रहा है, उसमें कई सारे विद्वानों ने योगदान दिया है। तो भारतीय समाज के जो पथ प्रदर्शक रहे हैं उनमें एक प्रकार से जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, ठीक है, और आपके डीपी मुखर्जी, ठीक है, और ऐसे तमाम प्रकार के जो है आईपी देसाई, ठीक है, एआर देसाई, ठीक है, आंद्रे बित्ताई, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के विद्वानों की बड़ी भूमिका रही है, ठीक है। इन चीजों को आप चल करके विस्तार से पढ़ते हैं भारत में समाजशास्त्र के बारे में, ये आप 6th सेमेस्टर में लगभग में आपको पढ़ते हैं भारतीय समाजशास्त्रियों के बारे में। तो यही सब चीजें आपको पढ़नी है। भारत में समाजशास्त्र का विकास की प्रवृत्तियां, मतलब कि क्या एक भारतीय समाजशास्त्र का विकास संभव है, तो इन सभी के बारे में विस्तार से हम जानेंगे, ठीक है। चौथा चैप्टर जो आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले बेटा बंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ समाजशास्त्र का प्रारंभ 1914 से, फिर आप देखते हैं बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू होता है और तमाम विश्वविद्यालय के भारत में शुरू हो जाता है। समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान। समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, इसको पढ़ना है हमको चौथे चैप्टर में। सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस। जैसे कि आप देखते हैं समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध पर अगस्त काम्टे, स्पेंसर, वार्ड और समनर, पीटर सोरोकिन, इन सभी के विचार। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में क्या संबंध, क्या अंतर है, सबसे पहले ये टॉपिक आपको पढ़ना है। समाजशास्त्र चूंकि मानव शास्त्र का ही एक अभिन्न अंग है, मानव शास्त्र समाज शास्त्र का आदि जननी कह सकते हैं, यानी मानव शास्त्र का एक अंग है समाज शास्त्र, ठीक है। तो मानव का एक प्रकार से जो होता है, मानव शास्त्र मनुष्य के संपूर्ण चीजों के बारे में अध्ययन करता है, समाज शास्त्र सामाजिक चीजों के बारे में अध्ययन करता है जो समाज से रिलेटेड है। तो समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में संबंध भी है, अंतर भी, दोनों को समझेंगे। इसके अलावा समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स और समाज शास्त्र के बारे में समझेंगे, क्योंकि समाज शास्त्र मनुष्य के जीवन के समस्त पहलुओं का अध्ययन करता है, ठीक है। ऐसे में अर्थशास्त्र भी एक पहलू मनुष्य के जीवन का होता है। अर्थशास्त्र में मनुष्य के जीवन का वह पहलू शामिल होता है जिसमें उसका आर्थिक तंत्र पूरा, रुपया पैसा का मामला सब कुछ शामिल होता है। तो जनजातियों में, मनुष्यों में पैसा रुपया कमाने की प्रवृत्ति जो होती है वो समाजशास्त्र का एक आर्थिक पक्ष हो जाता है, आर्थिक पहलू हो जाता है। तो चूंकि आर्थिक पहलू अर्थशास्त्र में भी शामिल है, आर्थिक पहलुओं पर अर्थशास्त्र जो होता है मनुष्य के जीवन के आर्थिक पहलू पर विस्तार से अध्ययन करने वाला शास्त्र है, विज्ञान है। लेकिन वो अंग किसका है? समाजशास्त्र का ही अंग है। यानी समाजशास्त्र एक बड़ा विषय वस्तु है और अर्थशास्त्र उसका एक पहलू मात्र है, एक इकाई मात्र है, ठीक है। इसका अंतर और सबको समझेंगे। इसके बाद में समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या डिफरेंस होता है? समाजशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस जैसे संबंध आप देखते हैं, राजनीति भी मनुष्य के जीवन का राजनीतिक पहलू एक होता है। सामाजिक पहलू जो होता है समाज शास्त्र में मनुष्य के जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तमाम प्रकार के जो पहलू हैं सब समाहित कर लेता है समाज शास्त्र। समाज शास्त्र में एक प्रकार से आप देखते हैं मुखिया के बारे में पढ़ते हैं, घर के मुखिया के बारे में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं पे गांव का मुखिया होता है, तो वो जो पंचायत होती गांव वगैरह में, उन सभी में कहीं ना कहीं मुखिया की जरूरत पड़ती है, तो वो राजनीतिक मामलों में भी चीजें आती हैं। यानी कि समाज शास्त्र का एक जो पक्ष है वो राजनीति का भी पक्ष है, वो एक प्रकार से राजनीतिक पहलू भी है। तो राजनीतिक पहलू समाज शास्त्र का एक अंग मात्र है और राजनीति जो होता है एक इकाई मात्र है समाज शास्त्र का, जैसे अर्थशास्त्र है। ऐसे ही समाज शास्त्र और मनोविज्ञान, क्योंकि समाज शास्त्र जो होता है समाज का क्या करता है? समाज का वैज्ञानिक करता है। समाज क्या? सामाजिक संबंधों का जाल है। अब समाज किससे बनता है? सामाजिक संबंधों से बनता है।
सामाजिक संबंध क्या है बेटा? सामाजिक संबंध जैसे कि आप हमारे बीच में संबंध होगा तो संबंध अमूर्त है। और मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान वह विषय वस्तु होती है बेटा। मनोविज्ञान में क्या होता है? मनुष्य, पहले मनोविज्ञान की परिभाषा देखिए कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। फिर कहा गया नहीं, मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। फिर कहा गया नहीं, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। फिर कहा गया मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। वाटसन, जेबी वाटसन। तो अब वर्तमान में क्या परिभाषा प्रचलित है मनोविज्ञान की? कि मनोविज्ञान जो है ये कैसा विज्ञान है? मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और चूंकि मनुष्य का व्यवहार बनता कैसे है? संबंधों के द्वारा व्यवहार बनता है। बेटा क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? संबंध का अध्ययन कौन करता है? समाज सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। सामाजिक संबंधों का जाल समाज होता है। समाज के इसी जाल का अध्ययन समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और संबंधों का यह जाल बनता किससे है? व्यवहारों से बनता है। इसी जाल में व्यवहार, व्यवहार में जाल, ये दोनों एक दूसरे से क्या है? गुथे हुए हैं। यानी मनोविज्ञान भी समाज शास्त्र से उतना ही संबंध रखता है जितना कि मानव शास्त्र रखता है, जितना कि समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र का संबंध है। ठीक उसी प्रकार से समाज शास्त्र और मनोविज्ञान का संबंध है। मनोविज्ञान या सामाजिक संबंधों में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं या समाज में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसका निराकरण जो होता है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मनुष्य के व्यवहार में तमाम प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। वो परिवर्तन क्यों आते हैं, किस स्थिति में कौन सा परिवर्तन होने वाला है, ये बातें कौन बताता है बेटा? ये मनोविज्ञान ही बताता है। ठोको लाइक फटाफट से। चलिए, इस तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे हैं। ऐसे ऐसे ही जबरदस्त तरीके से आपको सब कुछ मिलता रहेगा बेटा। तो मनोविज्ञान और समाज शास्त्र का भी संबंध आप लोगों ने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, समाज शास्त्र और इतिहास। भैया इतिहास, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट बचा नहीं जिसको इतिहास ने एक प्रकार से अपने में समाहित ना किया हो। यानी इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारे के सारे विषय को इसे पकड़ लो, चंगुल में समाहित कर लो। यानी इतिहास का आप देखते हैं, एक राजनीतिक इतिहास होता है, राजनीति भी इतिहास से संबंधित है। आर्थिक इतिहास होता है, अर्थशास्त्र संबंध में आ गया। ठीक है, सामाजिक इतिहास में पूरा समाज शास्त्र बटोर लिया। ठीक है, इसे भौगोलिक इतिहास में पूरा भूगोल बटोर लिया। यानी इतिहास एक ऐसा विषय वस्तु है जिसमें सब अपने आप में समाहित, जो बीत चुका सब का सब इतिहास है। कहां तक भागोगे भैया, सब इतिहास में आता है ना। तो इतिहास और समाज शास्त्र भी एकदम से एक सिक्का का दो पहलू है। सिक्का मैं आपको दिखा दे रहा हूं, सिक्का होता कैसे है। देखो, ये 10 रुपए का सिक्का है बेटा। कितने रुपए का है? 10 रुपए का। अब देखो, ये 10 रुपए का सिक्का, एक हेड है और ये हेड है और यह टेल है। यानी एक सिक्का इधर समाज शास्त्र रख दो, इधर मानव शास्त्र रख दो, चाहे इधर समाज शास्त्र चाहे राजनीति रख दो, चाहे इधर समाज शास्त्र और इधर इतिहास रख दो। यानी एक ही सिक्के के दो पहलू है बेटा। यह बात आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आपके घर में जितने फोन हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्ला एचडी पॉइंट पर इसी तरीके से आपको चीजें मिलती रहती है। तो समाज शास्त्र और इतिहास, इतिहास समझ रहे हैं। इतिहास का जो एक पक्ष होता है सामाजिक इतिहास, समाज जो मतलब इतिहास का जो सामाजिक पक्ष होता है उसमें कैसे किस तरीके समाज का डेवलप हुआ, समाज का रीति रिवाज परंपरा रूढ़ियां कैसी रही, तो वो सब समाज शास्त्र का भी अंग है और इतिहास का भी अंग है। दोनों में बड़ा जटिल संबंध, बड़ा जबरदस्त संबंध है। इस तरीके से आपने समझा। अगर आपको चाहिए कि इन सभी टॉपिक पर लेक्चर भी हमको मिलता रहे, पीडीएफ सभी टॉपिक का मिल जाए हमको, ठीक है, हमको कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े गुरुजी। सभी टॉपिक केवल सोशियोलॉजी का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट बीए में होगा, 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में पूरा का पूरा तैयारी आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से मिलेगी। सभी सब्जेक्ट की ऑल सब्जेक्ट। देखिए क्या करना क्या है आपको, तुरंत एसएमएस कीजिए 91 61 93 60 62 पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी व्हाट्सएप नंबर पे बेटा क्या करना है आपको, एसएमएस करना है। क्या एसएमएस कीजिएगा, अपना नाम व्हाट्सएप पर, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। प्रथम सेमेस्टर में आपका एडमिशन हुआ है अभी, ठीक है, आप ये लिख करके भेज दीजिए किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट का नाम और प्रथम सेमेस्टर लिख करके भेजिए। गुरुजी हमको कोर्स में ज्वाइन होना है, ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। इसमें करना क्या पड़ेगा, आपके पास जैसे आप ये लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजे जाएगा, उसके नीचे कुछ लिख करके मैं भेजूंगा कि भाई इस पर आपको 100 रुपए पेमेंट करके और इसका स्क्रीनशॉट आपको पास हमारे पास सेंड कर देना है। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। गर्ल्स ग्रुप बॉयज ग्रुप अलग अलग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें क्या होगा, आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या मिलेगा आपको, इसमें मिलेगा लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। जितने भी सब्जेक्ट चलेंगे आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे उन सभी का मिलेगा, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। इसके अलावा इसमें वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। जैसे लाइव क्लास होगी, आप नहीं अटेंड कर पाए तो उसका वीडियोस भी आपको मिल जाएगा, जब चाहे तब देख लें। इसके साथ साथ वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको जैसे वीडियो भी नहीं देखने का मन है आपका, कहीं
आप बहुत जल्दी में है तो आप इसका पीडीएफ पढ़ सकते हैं। परीक्षा के अंतिम दौरान के लिए आपके लिए मैराथन क्लासेस लाई जाएंगी, मैराथन क्लास, ठीक है, मैराथन क्लास होगी। महासंग्राम वीडियो लाई जाएगी, महासंग्राम वीडियो, इसके माध्यम से आप संपूर्ण सिलेबस को 1-2 वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। इसके अलावा आपके लिए जो है मॉडल पेपर की व्यवस्था पूरी की जाएगी, कैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, मॉडल पेपर सभी विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर आपके लिए किए जाएंगे। इसके अलावा साथ ही साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। इसीलिए तो मैं आपकी यूनिवर्सिटी का नाम पूछ रहा हूँ, जो कि यूनिवर्सिटी वाइज आपके पेपर भी आपको व्यवस्थित किए जाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा चाहे एमसीक्यूज बेस्ड हो रही हो, यानी कि परीक्षा चाहे आपकी ऑब्जेक्टिव हो रही हो, ठीक है, विकल्पीय वाली हो रही हो, चाहे आपकी परीक्षा लिखने वाली हो रही हो, लिखित हो रही हो, यानी लिखने वाले में आते लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इन सभी का आपको जो पीडीएफ मिलेगा। इसके साथ साथ आंसर की भी, जैसे 100 क्वेश्चंस की आपका प्रैक्टिस मैंने आपको दिया, उसकी आंसर की बाद में लिखी रहेगी, तो आप पहले इसको चेक करेंगे और आंसर की आप जब आंसर ना जान पाए तो आंसर चेक भी कर सकते हैं, सही आंसर। और आपके लगभग में 4 से लगभग 5 मॉडल पेपर, मतलब 5 प्रैक्टिस सेट आपको क्वेश्चन पेपर की मिल जाएगी, यानी 500 क्वेश्चंस ये, और साथ साथ में हमारे मॉडल पेपर रिवीजन क्लास के माध्यम से हजार क्वेश्चंस की श्रृंखला चला दूंगा। यानी कहीं से कुछ आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी आगे चल कर करेंगे, या आप सोशियोलॉजी से नेट जीआरएफ करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये प्रश्नोत्तरी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ के लिए आप यहाँ पर एक प्रकार से एमए एंट्रेंस, ये सभी के लिए आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, आपका पढ़ने का नहीं मन है या थोड़ी देर बाद पढ़ने का मन है, परीक्षा के अंतिम दौरान के लिए अलग से पीडीएफ की व्यवस्था, सब कुछ आपको मिलेगा। एक सब्जेक्ट की नहीं बल्कि बेटा आपके, जैसे कि आपका कितना सब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं 3 आपका मेजर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, 3 मेजर सब्जेक्ट हो जाएंगे, एक माइनर सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, एक माइनर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, क्लियर, को करिकुलर सब्जेक्ट, यानी इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी कितने रुपए में, मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए करवाई जा रही है। तो तुरंत आप ये पेमेंट जो है किसी दूसरे से भी पेमेंट इस स्कैनर पर करवा सकते हैं। आप, आपके घर में कोई चलाता तो आप उनसे करवा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ही भेजें, आप किसी दूसरे से पेमेंट करवा देंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको ग्रुप से जुड़ जाएगा चेक करने के बाद में। और इस तरीके से आप बेहतर अंदाज में पूरा पढ़ते रहेंगे, पूरा 6 महीने तक आप पढ़ते रहेंगे इसमें, यानी कि पूरे फर्स्ट सेमेस्टर की फीस, एक सेमेस्टर की फीस आपकी 100 रुपए फीस है सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ गुरुजी हमको सेकंड सेमेस्टर में भी आपसे ही पढ़ना है, इसी समय आप जुड़ सकते हो, उसी से भी फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकंड सेमेस्टर का नामांकन जो होगा एक साथ अगर करवाएंगे, एक साथ अभी करवाते हैं एडमिशन, तो आपके लिए 150 रुपए ही फीस लगेगी, यानी कि 150 रुपए में आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर यानी एक साल तक आपको इसमें पढ़ाया जाएगा सभी सब्जेक्ट का। तो 150 रुपए में कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। आप अगर एक सब्जेक्ट की किताब खरीदेंगे तो 300 से 400 रुपए की किताबें आती है, आप सीरीज लोगे 60-70 रुपए की सीरीज आती है, तो आप देखेंगे उसमें आपको लगभग 400-500-600 रुपए आपके चले जाएंगे। आप 150 रुपए में आप पूरा कितना पढ़ेंगे, आपका फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर पढ़ लेंगे। तो आपको अगर दोनों सेमेस्टर में जुड़ना है, फर्स्ट और सेकंड में जुड़ना चाहते हैं एक साथ, तो आप ऐसे जुड़ सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि और आगे के लिए आपको जुड़ना, तो उसके लिए भी व्यवस्था, आपको व्हाट्सएप पर बातचीत कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कॉलिंग कर लीजिएगा, आपको कॉल पर समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और ये सभी बिहार के सारे विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालय के लिए सोशियोलॉजी में यही सब्जेक्ट है। चाहे जितने भी विश्वविद्यालय, आपके स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, समाज शास्त्र का पूरा सब्जेक्ट यही है, इसमें कोई बदलाव नहीं। सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, आपके शिक्षा शास्त्र, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री, समाज शास्त्र, ठीक है, ऐसे आपके होम साइंस, गृह विज्ञान जो है, या फिर जो भी आपका मनोविज्ञान, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी करवाई जाएगी। तो तुरंत आप एसएमएस कीजिए, देर ना करें, देर करेंगे तो आपका ही घाटा होगा। तुरंत एसएमएस करें 9161 93 अभी आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है, इंटर पास की है, तुरंत आप एडमिशन ले लो। अभी जितना जल्दी एडमिशन लोगे तो आपको क्लास मिलती रहेगी। आप सब्जेक्ट आप चूज कर लेना, बाद में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, सब्जेक्ट आपका एक प्रकार से उसमें जुड़ रहेंगे, तो आप कॉम्बिनेशन आप हमसे पूछ सकते हो कि क्या सब्जेक्ट ले, मैं उसको भी बता दूंगा आपको कौन सा सब्जेक्ट बेटर होता है, तो आप तुरंत जुड़ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बाबू, चाहे जब आप जुड़ेंगे आपके लिए पूरी व्यवस्था है। तो ये सब हो गया आपका। अगला प्रश्न आपके, मतलब अगला टॉपिक हमको क्या पढ़ना है, समझने का प्रयास करेंगे। अगला टॉपिक है मूल अवधारणाएं। समाज शास्त्र की मूल अवधारणाएं क्या है बेटा, मूल अवधारणाएं अब आपकी शुरू होती हैं, जो कॉन्सेप्ट है इसका। प्लीज वेट अ मोमेंट, जल ग्रहण कर लूं थोड़ा सा। ले बेटा आगे बढ़ा जाए। मूल अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट्स क्या है सोशियोलॉजी को। समाज, समाज किसे कहते हैं, सबसे पहला टॉपिक आपका है समाज किसे कहते हैं, सोसाइटी। अब सोसाइटी देखिए, मानव समाज और पशु समाज क्या होता है, दोनों समाज के बारे में।
देखिए समाज क्या होता है, सामाजिक संबंधों का जाल होता है, मैंने आपको बता ही दिया था। अब मानव समाज में तो भाई संबंध होते हैं, लेकिन क्या पशु समाज में भी संबंध होते हैं? बिल्कुल होते हैं। एक पशु, एक भैंस का बच्चा अपने बच्चे को पहचानता है, दूसरे बच्चे को उसको दूध नहीं पिलाता, दूसरा बच्चा अगर छोड़ दो आप तो अपने बच्चे को ही पिलाता है। ऐसे में इसमें भी संबंध होता है। किसमें बेटा? संबंध किसमें होता है? संबंध आपका पशुओं में भी होता है, और जहां कहीं पर भी दुनिया में संबंध पाया जाता है वहां पर समाज जरूर होता है। अमूर्तता जो की होती समाज में, ये बात ध्यान रखेंगे आप। समाज का एक विशिष्ट नाम नहीं होता है। समाज जो होता है इसका कोई सीमा नहीं होती है। जैसे भारतीय समाज, ठीक है, पाश्चात्य समाज, तो ये सब समाज हो जाता है। ठीक है, समाज दिखता नहीं कि कैसे है समाज, समाज अदृश्य होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो समाज एक प्रकार से एक विशिष्ट विशेषता होती है हर एक समाज की। समाज में बदलाव भी होते रहते समय समय पर। तो और पशु समाज जो होता है, क्या, अच्छा ये प्रश्न उठाता है गुरुजी, क्या समाज शास्त्र पशु समाज और मानव समाज दोनों का अध्ययन करता है? क्या नहीं, समाज शास्त्र केवल मनुष्य के समाज का अध्ययन करता है, पशु समाज का अध्ययन नहीं करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जबकि मनोविज्ञान मनुष्य और जानवर दोनों के बिहेवियर का अध्ययन करता है। तो इस तरीके समाज शास्त्र जो है और पशु समाज दोनों में अंतर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ विस्तार से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। डेविस महोदय ने एक प्रकार से मानव और पशु समाज के बारे में जो है निर्माण आवश्यक दशाएं बताई हैं, कैसे बनता है, ये सब पूरी जानकारी बताई है। ठीक है, तो इस तरीके से समाज का अर्थ क्या है, समाज की परिभाषा क्या है, समाज की विशेषताएं क्या है, समाज और समूह में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, सब कुछ मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। ये आपका टॉपिक समाज वाला क्लियर होता है। समाज के बारे में शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि मैकआवर पेज ने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। और जाल कैसे बनता है मैंने आपको बताया था, संबंधों के माध्यम से जाल बनता है। उसी जाल का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। आगे देखते हैं समाज का अगला जो टॉपिक है आपका समाजशास्त्र का प्रथम सेमेस्टर में, वो 3 टॉपिक आपके एक साथ पढ़ने हैं। जैसे कि समुदाय, समिति और संस्था। समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहा जाता है, समिति को एसोसिएशन कहा जाता है, और संस्था को इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। देखिए क्या है समुदाय, क्या होता है बेटा? कम्युनिटी। कम्युनिटी एक ऐसा संप्रदाय होता है, एक ऐसा एक प्रकार से लोगों का संगठन, एक ऐसा लोगों का समूह जो कि एक निश्चित भूभाग में रहता है। सबसे पहली बात, इनका एक दायरा होता है, निश्चित भूभाग होता है, वहीं पर रहते हैं और अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। सामान्य मतलब कि इनका वहीं पर पैदा हुए, वहीं पर इनका जीवन मृत्यु हो जाता है। एक समुदाय विशेष होता है, जैसे जनजाति एक समुदाय है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक सामान्य जीवन होता है। कोई विशेषता इनकी जो प्रकार, एक निश्चित भूभाग में सामान्य जनता, एक गांव के लोग, जैसे एक गांव जो है एक समुदाय कह सकते हैं। ठीक है, तो गांव भी एक क्या है बेटा? समुदाय ही है। तो उसमें लोग रहते हैं और एक समान उद्देश्य होता है, उसी की पूर्ति के लिए पूरा जीवन जो है अपना वहीं पर गांव में बिताते हैं या फिर कहीं बाहर भी चले जाते हैं। लेकिन हाँ, समुदाय में जो होती है हम की भावना पाई जाती है। वो कहीं पर भी चले जाए लेकिन उनके अंदर अपने गांव के प्रति श्रद्धा और अपने गांव के लोगों के प्रति एक प्रकार से स्नेह यानी कि जो है सहानुभूति रहेगी। ठीक है, जैसे आपके गांव का कोई व्यक्ति है, आपके जब शहर आप रहते हो और गांव का कोई व्यक्ति आपके पास आता है, तो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन आपको उसके रिस्पेक्ट करते हो, आप उसको तुरंत जो है व्यवस्था करवाते हो सबके लिए। ठीक है, इसको मैंने अनुभव भी किया है। जब मैं कक्षा 12 पास करके कानपुर गया पढ़ने के लिए, तो कानपुर में मेरे गांव का एक एक जो है हमारा मतलब मित्र रहता, हमारा उससे कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, लेकिन वो गया कानपुर, कहा कि भैया, फोन नंबर निकाला कहीं से, कहा भैया हम कानपुर आ रहे हैं, हमारी नौकरी कहीं पर लगवा दो। हम कहा ठीक है भैया, आओ, आइए, आपके लिए व्यवस्था करेंगे। तो हमने जिस मतलब कि मैंने कहा कि चलो भाई उसमें नौकरी लगवा दिया जाएगा आपका। ठीक है, चूंकि बातचीत करें, हम लोगों का पकड़ हो गई थी, चूंकि हम सोचे कोचिंग में ही लगवा देंगे, चाहे चाय पानी के लिए कोई कुछ व्यवस्था करवा देंगे। ठीक है, तो वो बेचारा जब आया हमारे गांव से, वो आया, वो स्टेशन पर आकर कल्याणपुर मतलब कि वहां पर रुका, मतलब कानपुर सेंट्रल पर आया, फिर कल्याणपुर पहुंचा। तो उसको मैंने गया ढूंढा, उसके पास फोन भी नहीं था, फोन दूसरे से मिला करके फिर मतलब उसका फोन में बैलेंस या कुछ खत्म था, स्विच ऑफ हो गया था, दूसरे के फोन से फोन भी नहीं, नंबर भी नहीं पता था उसको। फिर मैं हम लोग ढूंढते गए तो वहां वहीं पर खड़ा था उसने, मतलब एक बार बात हुई थी, दूसरे से फोन करके बातचीत किया था जब उसका फोन था, आम था कि भैया यहाँ पर खड़े, तो वहीं पर हम लोग पहुंच गए, हम और मेरा दोस्त था। और उसको मैंने एक प्रकार से जब उसको देखा, और 1 महीना तक, एक पहले हम कानपुर से मतलब गांव से गए थे, 2 महीने हो गए थे, और गांव फिर मैं आया नहीं था, और वहां पर पकड़ बन चुकी थी मेरी, मतलब कानपुर में, चूंकि बातचीत करने में हमारी व्यवस्था ठीक ठाक है। तो अब गांव के प्रति, मेरी घर के प्रति जो है मोह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और मोह सकल व्याधिन के मूला, मोह जो होता है हमेशा व्याधि उत्पन्न करता है, ध्यान रखिए, तो मोह से बच के रहना। बहरहाल यहाँ पर टॉपिक जो मैं समझा रहा था ये, कि भाई जब वो पहुंचा, तो हम ये नहीं देखे कि भाई ये हमको पहचानता कि नहीं, आइए तुरंत गले मिला, हम भी मिले, वो भी मिला। अरे भैया कहाँ से आए, चलो भाई नाश्ता करवा, उसको दबा करके हम लोग जो है, हो सकता था बचाते थे कि भाई जो है 10 रुपया इधर उधर खर्च कर दे, सब्जी लाना है, ये लाना है। उस दिन जो है दबा करके वो उसको भी खिलाए, अपना भी खाए, बाहर आए। ठीक है, हम कहा चलो अब
तुमको ले चलते हैं, उसके लिए व्यवस्था भी, 1 दर्जन केला खरीदा, चलो भाई, तो वो मोह होती है। तो कहीं ना कहीं पे समाज समुदाय में भी वह एक प्रकार से हम की भावना पाई जाती है। तो समुदाय की विशेषता क्या है? हम की भावना पाई जाती है। समुदाय का एक विशेष नाम होता है, समुदाय एक निश्चित भूभाग में रहता है, अपना सामान्य जीवन उसी में व्यतीत कर देता है, यह बात ध्यान रखेंगे। तो समुदाय वह होता है, लोगों का संगठन है। समुदाय क्या है? मूर्त है, समुदाय को आप देख सकते हैं। दूसरी है समितियां। समिति ऐसे लोगों का संगठन होता है जो कि किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित करी जाती है, और जब वह उद्देश्य संपूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो समितियों को भंग कर दिया जाता है। जैसे कि दुर्गा पूजा में दुर्गा पूजा करवाने के लिए समिति बनाई जाती है, और वह समिति जब दुर्गा पूजा खत्म हो जाती है तो दुर्गा पूजा वाली समिति भंग हो जाती है। यानी ये अस्थायी होती है, ये कभी भी भंग हो सकती है समितियां। समितियों के सदस्य जो होते हैं अस्थायी होते, कोई भी आ जा सकता है, कोई भी जा सकता है। समुदाय में क्या है बेटा? समुदाय में ही आप जो है अपने मन से नहीं जाते, ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती इसमें, आपको जन्मजात सदस्यता होती है समुदाय में। समुदाय में आप पैदा होते हैं, आप समुदाय में शामिल नहीं होते, आप पैदा होते हैं, आप समितियों में शामिल होते हैं। यानी कि अगर इसको लिखने की भाषा में बोलूं तो समुदाय की सदस्यता अनैच्छिक होती है, यानी जन्मजात होती है, और समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, यानी मन से जाओ मन से निकलो बाहर। यानी समुदाय में आप पैदा होते, उसी समुदाय के में मरते भी हैं, उसी समुदाय का वो टाइटल आपका खत्म नहीं होता है। समिति के सदस्य आप हो सकते हैं, आप उसको सदस्यता त्याग भी सकते हैं समिति की। तो समिति एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, जबकि समुदाय एक समान उद्देश्य के प्राप्ति के लिए जीवन करता है। तो समुदाय और समिति समझ रहे हैं ना ये चीज? जैसे गांव एक समुदाय है, समिति एक दुर्गा पूजा समिति, इसकी समिति, उसकी समिति, तमाम समितियां आप देखते होंगे बनी रहती है, ये समिति होती है। संस्था क्या होती बाबू? संस्था वह एक प्रकार से, संस्था एक कोई स्कूल नहीं होती, संस्था कोई कोचिंग संस्था नहीं होती है। संस्था का मतलब होता है नियमों की व्यवस्था। अब ये देखिए यहाँ पर चीजें, समुदाय और समितियां क्या होती है? समुदाय और समितियां मूर्त होती हैं। सबसे विशेषता समझे, समुदाय और समिति मूर्त होती हैं, ठीक है, यानी इसको आप देख सकते हैं, महसूस नहीं करते, देखते हैं इसको। संस्था जो होती है, जैसे किसी समिति का क्या नियम होगा, ठीक है, किसी समुदाय का क्या नियम कायदा होगा, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का, किसी विद्यालय के जो नियम कायदे होंगे उसी को संस्था कहते हैं। संस्था क्या होती है? सबसे पहले समझिए, संस्था जो होती है बेटा अमूर्त होती है। संस्था कैसी होती है? अमूर्त, यानी संस्था भी समाज की भांति दिखती नहीं है, क्योंकि संस्था ना केवल एक ईंटा जोड़ करके एक दुमहला तिमहला करके एक संस्था नहीं बनता उससे। संस्था विचारों की व्यवस्था है, नियमों की व्यवस्था है, कायदों की व्यवस्था है, ठीक है। यानी संस्था जो होती है, किसी भी स्कूल कॉलेज के या किसी भी संस्था में जो नियम कायदे होते हैं उसी को बेसिकली संस्था कहते हैं। किसी भी चीज को चलाने की एक प्रकार से नियमावली या व्यवस्थित एक जो है सिस्टम, एक रूल, ठीक है, एक मूल्य, वो संस्था होती है। तो संस्था अमूर्त है, समुदाय और समितियां मूर्त होती हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, और समाज भी अमूर्त होता है, ये बात ध्यान है। तो ये आपका तीनों टॉपिक क्लियर हो गया। यहाँ पर आपसे समुदाय का अर्थ, परिभाषा, समुदाय की विशेषता प्रश्न पूछा जाता है। समुदाय और सीमावर्ती समुदाय के उदाहरण क्या होते हैं? समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है? समिति का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, समिति का समाज में क्या अंतर है, समिति समुदाय में क्या अंतर, समिति से समाज का क्या अंतर है, ठीक है, समुदाय और समिति में क्या अंतर है, संस्था क्या होती, विशेषता, संस्था का मुख्य कार्य क्या होता है, समिति और संस्था में क्या अंतर है। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, क्योंकि संस्था, हम समिति के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन संस्था जो होती है, समिति के कार्यकलाप, समिति के जो क्रियाकलाप है, कैसे क्या काम किया जाएगा, उन सभी के नियमों की व्यवस्था समिति की संस्था कहलाती है, ठीक है। तो हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, संस्थाओं के सदस्य नहीं होते, संस्थाओं के आधार पर हम काम करते हैं। तो इस तरीके से तीनों टॉपिक से प्रश्न हमेशा पूछाएंगे, लगभग आपके 20 या 10 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, बात ध्यान, तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक आपका है सामाजिक समूह। सामाजिक समूह क्या है बेटा? सोशल ग्रुप कहते हैं इसको। सामाजिक समूह का अर्थ, विशेषता समझेंगे। सामाजिक समूह मैकाइवर पेज, गिलिन और गिलिन, मिलर, मर्टन, आर के मर्टन, ये सभी लोगों ने बताया। अंतः समूहिक होता है, जैसे कि जो परिवार अपना है अंतः समूह है, ऐसे ही पूरा आपका गांव वगैरह पूरा, तो ये बाह्य समूह हो जाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, चार्ल्स फूले ने बांटा। देखिए अंतः समूह और बाह्य समूह किसने बांटा बेटा? अंतः समूह को इसमें किसने? ग्राह समनर नाम के विद्वान है, ग्राह समनर नाम के समाजशास्त्री ने समूहों को दो भागों में बांटा, एक अंतः समूह और एक बाहरी समूह यानी बाह्य समूह। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में किसने बांटा समूहों को? इसमें बांटा है चार्ल्स फूले ने, ठीक है, चार्ल्स फूले। सब प्रश्न परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक समूह में चार्ल्स फूले ने बांटा, अंतः समूह और बाह्य समूह में ग्राह समनर ने बांटा, ये सब ध्यान रखेंगे, क्लियर।
तो अंतः समूह क्या है, बाह्य समूह क्या है? तो समूह क्या होता है? लोगों का एक संगठन होता है, व्यवस्था होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे आप कोई जो है स्टेशन पर खड़ी भीड़ को समूह नहीं कह सकते हैं। समूह के लोग एक दूसरे को परस्पर जानते होते, समझते होते। जैसे कि एक फैक्ट्री में काम कर रहे लोग, वो एक समूह का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक घर में रह रहे लोग प्राथमिक समूह का निर्माण करते हैं, एक फैक्ट्री में काम कर रहे लोग एक द्वितीयक समूह का निर्माण करते हैं। इस तरीके से समूह के बारे में मैंने आपको बता दिया। चार्ल्स फूले, ग्रास समनर, इन लोगों ने बड़ा काम किया इस पर। अगला जो टॉपिक आपका आएगा वो टॉपिक है बेटा कौन सा? सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाओं में जैसे परिवार एक सामाजिक संस्था है। परिवार क्या है? सामाजिक संस्था, नियमों की व्यवस्था। क्योंकि परिवार क्या है? नियमों की व्यवस्था है, ठीक है। नातेदारी क्या है? नियमों की व्यवस्था। नातेदारी में एक रिलेशनशिप होता है, आपको दिखता नहीं है, ठीक है, ये चीजें आपको महसूस होता है, ठीक है। और नातेदारी को अंग्रेजी में किनशिप कहते हैं। किनशिप के बारे में अगर पढ़ना है तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, एक महिला विद्वान है, उनकी पुस्तक है, बड़ी फेमस विद्वान है वो, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो परिवार किसे कहते हैं? परिवार का अर्थ, परिवार की विशेषता। परिवार क्या होता है? माता पिता और उनके अविवाहित बच्चों को मिलाकर के एक परिवार का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं केंद्रीय परिवार। भारत की जो व्यवस्था है संयुक्त परिवार की व्यवस्था रही शुरुआत से ही। भारत में माता पिता, उनके बच्चे, उनका मतलब कि आपके जैसे चाचा पापा बाबा, ठीक है, दादी दादी दादा, पापा मम्मी, चाचा चाची, बड़के पापा बड़की मम्मी, ठीक है, आप, आपके बच्चे, आपके भैया के लड़के, ये सब एक ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है। तो भारत की विशेषता संयुक्त परिवार ही रही है। लेकिन वर्तमान में क्या है? संयुक्त परिवार जो है वो विघटित हो रहे हैं। एक ज्वाइंट फैमिली हमेशा मतलब की जो बनी रहती थी संयुक्त रूप से, वो टूट रही है। अब जो है न्यूक्लियर फैमिली बदल रही है, यानी माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे मिलकर के एक परिवार का निर्माण कर रहे हैं। ये सब नगरीकरण का प्रभाव है, पाश्चात्यकरण का प्रभाव है, विदेशी संस्कृति का प्रभाव है, ठीक है, उच्च शिक्षा का प्रभाव है। नातेदारी क्या होती है? जैसे कि आप देखते हैं आपकी किसी कहीं पर शादी फिक्स हो जाती है तो नातेदार रिश्तेदारी वही नातेदारी होती है। आपके चाचा एक प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार, तो चाचा चाची भी आपके रिश्तेदार नातेदार हैं। मामा मामी आपके, बुआ फूफा, ऐसे सब रिश्तेदारी होती है। तो ये रिश्तेदारी के बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। महत्व क्या है, सब कुछ क्या, पूरी जानकारी, कैसे परिवर्तन हो रहा है आजकल नातेदारी के में, किस तरीके से परिवार में परिवर्तन हो रहा है, तो परिवार की विशेषता सब कुछ आपको समझाएंगे, ठीक है। परिवार का निर्माण किससे होता है बेटा? परिवार जो होता है समाज की सबसे पहली इकाई होती है, जो कि सामाजिक निर्माण के लिए बच्चों की जरूरी होती है। अगला टॉपिक आपका है विवाह, मैरिज। देखिए एक संस्था के रूप में विवाह का अर्थ, क्योंकि विवाह एक संस्था, विवाह एक नियमों की व्यवस्था। विवाह के द्वारा एक स्त्री एक पुरुष एक साथ एक कमरे में रह सकते हैं। अगर विवाह नहीं है तो वो एक साथ नहीं रह सकते। विवाह संस्था के द्वारा जो नियम कायदे उनको अगर फॉलो करके एक व्यक्ति साथ में शादी करता है और उसका बच्चा होता है लड़की लड़की से, तो बच्चा जब होता है तो वो बच्चा वैध होता है, मतलब कि समाज जो होता है उसको वैधता प्रदान करता है। लेकिन अगर वही बच्चा जो है शादी से पहले हो जाता है तो उसको एक प्रकार से समाज में दर्जा नहीं मिलता है, उसको खेत पात में एक प्रकार से हिस्सा नहीं मिलता है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी अगर शादी हुई है समाज के लोग तब उसको खेती विरासत में हिस्सा मिलेगा, अगर नहीं हुई तो नहीं मिलेगा। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। विवाह क्या होता है? विवाह जो होता है बेटा स्त्री और पुरुष को एक साथ रहने के लिए प्रवेश कराने वाली एक संस्था है, ठीक है। स्त्री पुरुष को एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराने वाली संस्था का नाम विवाह होता है। हिंदू विवाह जो होता है वो एक संस्कार होता है। मुस्लिम विवाह, ईसाई विवाह, ये सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, समझौते होते हैं जो कभी भी भंग हो सकते हैं। इसीलिए हिंदुओं में विवाह विच्छेद यानी कि तलाक की कोई व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि हिंदुओं का विवाह जो होता है वो एक बार हो गया तो 7 जन्मों का रिश्ता होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विवाह श्रेष्ठ मतलब कि विवाह अर्थ मतलब कि विवाह जो होता है वो एक प्रकार से नातेदारी बनाता है, ठीक है। विवाह एक स्त्री और पुरुष के बीच में किया जाता है और इससे एक प्रकार जो संतान उत्पन्न होती है वो वैध होती है। विवाह नियमों की व्यवस्था है जिससे एक लड़का एक लड़की एक साथ एक कमरे में रह सकते हैं। तमाम प्रकार की चीजें हैं, ठीक है। विवाह आप जानते होंगे, शादी विवाह जो होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? विवाह का उद्देश्य जो है हिंदू धर्म के अनुसार विवाह का उद्देश्य होता है जो है रति यानी कि प्रेम यानी सेक्स। देखिए थर्ड नंबर पर आता है आपका इसके लिए। लेकिन विवाह का उद्देश्य होता है क्या होता है? देखिए अपने हिंदुओं में पितु ऋण, देव ऋण और एक होता है आपका एक और ऋण होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण, देव ऋण और ये सब ऋण जो है चुकाने के लिए हमको करना पड़ता है भैया शादी, ठीक है। दूसरी बात पितृ ऋण कैसे होता है? जैसे कि आप शादी नहीं करते हैं तो आप जो है पिंडदान नहीं दे सकते हैं, या आप शादी नहीं किए हैं तो आपका बच्चा नहीं होगा, तो लड़का नहीं होगा तो आपको अग्नि कौन देगा? लड़का अग्नि देता तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है, मान्यता है। तो ऐसे में तमाम सारी मान्यता है। तो हिंदू धर्म सबसे पहली बात है संस्कारों की पूर्ति करना, ठीक है। सेकंड नंबर पर मतलब की जो त्रिऋण है उनको पूर्ति करना, और रति यानी कि प्रेम की पूर्ति करना, यानी कि एक लड़का एक जो यौन इच्छाएं उनकी संतुष्टि के लिए भी विवाह किया जाता है। विवाह कई प्रकार का होता है बेटा, इसमें विवाह का प्रकार हम देखेंगे। जैसे कि एक विवाह परिवार को वेस्टरमार्क नाम के एक समाजशास्त्री है वो कहते हैं कि विवाह का जो एक प्रकार जो विवाह है,
विवाह जो एक विवाह होता है सर्वोत्तम प्रकार का विवाह होता है। एक विवाह मतलब कि एक लड़का एक लड़की एक साथ रहेंगे, वो एक विवाह होता है। ठीक है, दूसरा विवाह होता है बहुपत्नी विवाह। इसमें एक पुरुष के कई पत्नियां होती हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कई पहले राजा महाराजाओं के एक पुरुष रहते थे, कई पत्नियां रहती थी। राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी। ऐसे कई राजाओं के नाम उदाहरण आप देख सकते हैं जिनके कई रानियां रही हैं। मुसलमानों में आप देखते हैं एक व्यक्ति के कई पत्नियां आपको देखने को मिल सकती थी पहले, अब इसकी व्यवस्था जो है धीरे धीरे करके कम कर दी गई है। जरूरी भी है भाई, एक आप अगर रख रहे हो एक ही पत्नी ठीक है, अब हजारों पत्नी रखने का क्या मतलब है। ठीक है, तो चीजें बिल्कुल उतना परफेक्ट नहीं है आज के युग में। बहुपत्नी विवाह यानी कि एक पुरुष होगा और उसकी कई पत्नियां होंगी, कई स्त्रियों से शादी होगी, वो बहुपत्नी विवाह होता है। अगला है आपका बहुपत विवाह। बहुपत विवाह क्या होता है बेटा? बहुपत यानी कि कई पति होते हैं इसमें, जैसे कि आप देखते हैं द्रौपदी का उदाहरण आप देखते हैं, पांचाली। तो इनके जो एक कुछ जनजाति ऐसी जहां पर बहुपत विवाह होता है। ये बहुपत विवाह भी कई प्रकार का होता है। एक होता है भ्रातृक बहुपत विवाह, एक होता है अभ्रातृक बहुपत विवाह। यानी इसमें भाई भाई ही पति रहते हैं, जैसे कि बड़े लड़के शादी हो गई किसी कन्या की, तो ऑटोमेटिक 3-4 जो भाई हैं उसके हस्बैंड हो जाते हैं, पति हो जाते हैं, उसको कहना सुनना नहीं पड़ता। ये वाले वही परंपरा को फॉलो करते हैं जो माता द्रौपदी और ये जो है पांडव के बीच में था। उनके वंशज अपने आप को बताते हैं। ठीक है, कुछ जनजाति में ऐसा प्रथा अभी भी है, जनजातियों में बेसिकली है, बाकी अब ये सब चीजें खत्म हो रही है। और जो अभ्रातृक होता है, अभ्रातृक बहुपत विवाह, उसमें क्या होता है? उसमें यह होता है कि भाई विवाह हो गया, एक पुरुष है उसका घर अलग है, दूसरे पुरुष का घर अलग है, यानी कि कई पुरुषों से एक स्त्री शादी करती है। ऐसे समाज जहां पर स्त्रियों की कमी है वहां पर ऐसे विवाह होते हैं। जहां पर पुरुषों की कमी है वहां पर आप देखते हैं ये बहुपत्नी विवाह का प्रचलन चलता रहता है। तो बहुपत विवाह जो होता है ऐसे समाजों में, ऐसे जनजाति क्षेत्रों में जहां पर स्त्रियों की कमी है, वहां पर एक स्त्री के कई पति होते हैं। अलग अलग सबका घर बना होता है, अपना दिन चाहे या हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से या फिर दिन के हिसाब से अपने आप को एक प्रकार से लोग मतलब कि अपने नियम कायदे जो होंगे उनके हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, या फिर क्या होता है एक घर स्त्री के लिए सभी पति मिलकर के बनवा देते हैं, या उसके मायके में ही वहीं पर जो है बारी बारी से लोग आते जाते रहते हैं। इस तरीके से सिस्टम चलता है। तो ये बहुपत विवाह होता है। ठीक है, अगला होता है अंतर विवाह। अंतर विवाह और दूसरा होता है बहिर्विवाह। अंतर विवाह मतलब होता है जब आप अपने जाति के अंदर ही विवाह करते हैं, उसको अंतर विवाह कहते हैं। बहिर्विवाह का मतलब होता है जब अपनी जाति से बाहर विवाह करते हैं तो उसको बहिर्विवाह कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। विवाह का संस्थात्मक महत्व क्या है? यानी कि विवाह एक संस्था है जो एक स्त्री पुरुष को एक वैधता प्रदान करती है, उनके बच्चों को, उनको, कि भाई आप अब एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, विवाह के बदलते प्रचलन, विवाह आजकल लगातार बदल रहा है, विवाह के नियम कायदे बदल रहे, विवाह के रीति रिवाज बदल रहे, सब कुछ बदल रहा है। इन सभी चीजों के बारे में आप जानते ही होंगे। विवाह ये होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, मतलब अगला जो टॉपिक है वो है, टॉपिक कौन सा है? शिक्षा, राज्य और धर्म। शिक्षा, राज्य और धर्म यानी कि एजुकेशन, स्टेट एंड रिलीजन। शिक्षा का अर्थ क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? आधुनिक शिक्षा की विशेषताएं, एक संस्था के रूप में शिक्षा की सामाजिक भूमिका क्या है, यानी शिक्षा के द्वारा समाज का निर्माण कैसे होता है, बेसिकली इसीलिए इस टॉपिक को अब की बार शामिल किया गया है। भारत में शिक्षा की समस्याएं क्या क्या रही हैं। फिर दूसरे नंबर पर राज्य। राज्य का अर्थ, उत्पत्ति, विभिन्न प्रकार के राज्य के कार्य, ये सब पढ़ना है हमको। धर्म क्या होता है? धर्म का अर्थ, परिभाषा, विशेषता। धर्म जादू तथा विज्ञान। धर्म और संस्कृति, धर्म और संप्रदाय, धर्म का सामाजिक महत्व, धर्म में वर्तमान परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, इन सभी चीजों के बारे में, यानी धर्म के बारे में। धर्म क्या है? धर्म की विशेषता। राज्य क्या है? राज्य की विशेषता। और आपका क्या नाम है? शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या होती है? मनुष्य के अंदर जो एक प्रकार सही गलत का निर्णय करने की क्षमता प्रदान करती है। व्यक्ति का जो आंतरिक ज्ञान है उसको बाहरी प्रकट करने की एक माध्यम है शिक्षा। शिक्षा से ही आप किसी भी सिचुएशन में ढलने के लिए प्रिपेयर हो पाते, किसी समस्या का जो है सामना करने के लिए आप जो है कोई युक्ति निकाल पाते जब आप शिक्षित होते हैं तो। ठीक है, शिक्षा वो है। राज्य क्या है? राज्य बेटा, राज्य के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जनसंख्या, एक होता है निश्चित भूभाग, एक होता है उसमें रह रही जनसंख्या, और एक होता है निश्चित भूभाग। दूसरा तीसरा क्या होता है? उसमें उस जनता पर सरकार, शासन करने के लिए सरकार का होना बहुत जरूरी है। और चौथा तत्व होता है संप्रभुता, यानी कि उस राज्य को, यानी उस देश का जो मुखिया है, राज्य का मुखिया यानी जो राजा है, वो एक प्रकार से अपना निर्णय स्वतंत्र होकर के ले, उस पर किसी का कोई दबाव ना पड़े। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको चीजें समझाई। तो राज्य, धर्म और ये सब होता है, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन सॉरी, अगला टॉपिक आपका है संस्कृति और सभ्यता। कल्चर कहते हैं संस्कृति को, सभ्यता को सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, संस्कृति का समाजशास्त्रीय अर्थ, संस्कृति की विशेषता, भौतिक और अभौतिक संस्कृति। देखिए संस्कृति क्या होती है? संस्कृति और सभ्यता दोनों एक प्रकार से, संस्कृतियां बेटा जो होती हैं वो अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति, 2 संस्कृति यहाँ पर लिखी है, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है।
ये भौतिक संस्कृति जैसे कि आप देखते हैं रिमोट हो गया भौतिक संस्कृति, ये रिमोट भौतिक संस्कृति है, ठीक है। ये पेन आपका भौतिक संस्कृति है, ये पेन आपका भौतिक संस्कृति है, ठीक है। ये कटोरी आपकी भौतिक संस्कृति है, ये टेबलेट आपका भौतिक संस्कृति है। ऐसे ही आप दुनिया भर की चीजें जो आप देख रहे हैं, टीवी, पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, ये सब भौतिक संस्कृति के अंग है। जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, सब भौतिक संस्कृति है, ठीक है। तो इनका समाज में बड़ा महत्व होता है। और ऐसे नियम, कायदे, विचार, रूल, रेगुलेशन, मापदंड, क्या नैतिकता, क्या सही है, क्या गलत है, इन सभी की पूरी नियमों की व्यवस्था जो होती है वो अभौतिक संस्कृति है। यानी जो भौतिक संस्कृति उसको आप छू और देख सकते हैं, अभौतिक संस्कृति को आप ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। अभौतिक संस्कृति ही सभ्यता कही जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। तो भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर, संस्कृति के अंग, तत्व, संस्कृति संकुल, संस्कृति प्रतिमान, संस्कृति क्षेत्र, ये सब आपको पढ़ना है। समाज के बीच में संस्कृति का क्या संबंध होता है, सभ्यता का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, संस्कृति सभ्यता में क्या डिफरेंस होता है, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहता है। देखिए ये क्वेश्चन भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर लघु उत्तरीय में कई बार क्वेश्चन आया है। संस्कृति और सभ्यता में अंतर कई जो है परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। संस्कृति और सभ्यता में क्या संबंध है, क्या नहीं। देखिए अब चूंकि सभ्यता जो होती सिविलाइजेशन, वो विचारों की व्यवस्था होती है, नियमों की व्यवस्था होती है। और जो संस्कृतियां होती है, कल्चर जो होते हैं, वो आपको दिखाई पड़ते हैं, जिसको आप देख सुन सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरह की चीजें होती है। तो संस्कृति और सभ्यता के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आगे देखेंगे, चर्चा करते रहेंगे आगे चल करके हम। अगला टॉपिक आपका है बहुलवाद, बहुल संस्कृतिवाद और सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ठीक है। जो है बहुलवाद क्या होता है, कई विचारधाराओं को, कई संस्कृतियों से अच्छी चीजों को निकालना। बहुल संस्कृति और बहुत सारी संस्कृतियों, क्योंकि आप देखते हैं भारत में ये चीजें हैं, कई संस्कृतियां आती गई तो इससे प्रभावित होता है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की एक संस्कृति है, उसको लेकर के हम आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, या फिर उसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। आगे देखिए 13वां टॉपिक आपका आ चुका है सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, क्योंकि जैसे सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, परसंस्कृतिकरण, सात्मीकरण, एकीकरण, ये होता है। सहयोग क्या है बेटा, कोऑपरेशन। जैसे समाज में क्या होता है, समाज में एक तरफ आपका सहयोग भी पाया जाता है, समाज में एक व्यक्ति दूसरे का सहयोग भी करता है और वही दूसरा व्यक्ति संघर्ष भी करता है। समाज में सहयोग और संघर्ष, यानी कि इसमें आपका कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों आपको मौजूद होता है। इसमें प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है, प्रतिस्पर्धा बीच होती है, बीच यानी कि जैसे मान लेते दो छात्रों के बीच में प्रतिस्पर्धा, ठीक है, वो हर छात्र अपने आप को आगे बढ़ना प्रयास करता है, तो प्रतिस्पर्धा हो गई। भाई तुम भी फर्स्ट आना चाहते हो, हम भी फर्स्ट आना चाहते हैं, तो हम अपना काम करें, तुम अपना काम करो, ये हो गया आपका प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। लेकिन यहीं पर प्रतिस्पर्धा कॉन्फ्लिक्ट कब बन जाती है, संघर्ष कब बन जाती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा और आगे समझना पड़ेगा। जैसे कि मानते हैं हमको फर्स्ट आना है, आपको भी फर्स्ट आना है, हम अपना फर्स्ट आने के लिए तो काम कर रहे हैं, साथ ही साथ में हम यह भी काम कर रहे हैं कि तुमको कैसे सेकंड लाया जाए। यानी तुम्हारी टांग भी खींच रहे हैं और अपने आप को आगे, यानी हम तुमको पछाड़ करके अपने आगे होना चाह रहे हैं, ठीक। तो ये और वो तुमको पछाड़ करके अपना आगे होना चाह रहा है, यानी कि हम एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। तो ऐसे में इसको बोलते हैं संघर्ष। तो समाज में ऐसे लोग होते हैं जो कि संघर्ष भी करते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि सपोर्ट भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं। समाज में सहयोग तो प्रतिस्पर्धा मैंने बता दी, और संघर्ष भी, तीनों आपका कहने कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, तीनों आपका समझ में आ गया। समाज में तीनों विद्यमान होते हैं। ये समाज के एक प्रकार से प्रक्रियाएं होती है, समाज में विद्यमान रहती हैं। एक लोग सहयोग करेगा, दूसरा आपका जो है विरोध करेगा, और तीसरा आपका क्या होगा, आपसे मतलब विरोध नहीं, मतलब कि आपके साथ चलेगा कि भाई हम भी आगे हूं, आप भी आगे हो। लेकिन एक होगा कि भाई तुम पीछे रह जाओ, इस वजह से हम आगे हो जाए, ये होता है आपका कॉन्फ्लिक्ट। अगला होता है पर संस्कृति ग्रहण। पर संस्कृति मतलब दूसरे की संस्कृति को अपनाना, दूसरी संस्कृति के जो नियम कायदे हैं, जो एक प्रकार चीज दूसरी संस्कृति वाले बहुत अच्छी है, उसको आपने देखा तो उसको आपने अपना लिया, ठीक है, उसी को पर संस्कृतिकरण कहते हैं, पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। सात्वीकरण क्या होता है, किसी दूसरे संस्कृति, किसी दूसरे सभ्यता के नियम कायदे विचार अच्छे आपको लग रहे हैं, उसको उसमें आप अपनी संस्कृति में अच्छी चीजों को मिला लें, उसको अपनी संस्कृति में खींच लें, दूसरी संस्कृति में चले ना जाएं। पर संस्कृति ग्रहण मतलब दूसरी संस्कृति को आप चले जाएं, दूसरी संस्कृति में आप एकदम से कन्वर्ट हो जाएं, अपनी संस्कृति को भूल करके दूसरी संस्कृति में कन्वर्ट होना पर संस्कृति ग्रहण होता है। लेकिन सात्वीकरण क्या होता है, यानी दूसरे की संस्कृति में जो अच्छी चीजें हैं उसको हमने अच्छी चीज, यानी सार को गह लिए और थोथा दिए उड़ाए। अच्छी चीजों को हमने अपने में ग्रहण कर लिया और जो बेकार चीजें छोड़ दी और अपनी संस्कृति को और आगे बढ़ा दिया। सात्वीकरण क्या होता है, यही होता है, ठीक है, हम एक प्रकार से अच्छी चीजों को ला करके अपनी संस्कृति को और आगे बढ़ा रहे हैं। पर संस्कृति ग्रहण क्या होता है कि अपनी संस्कृति को छोड़ करके दूसरी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। एकीकरण, ऐसे एकीकरण यानी कि आप सब एक ऐसे आज तमाम संस्कृति है, तमाम कल्चर के लोग हैं, उसमें एकात्मकता रखना ये एकीकरण कहलाता है। इस तरीके से इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। अब यही सब चीजें आपको यहाँ पर लिखी विस्तार से कि संघर्ष क्या है, परिभाषा, सहयोग क्या है, इन सबका अर्थ, परिभाषा, अनुकूल दशाएं, यही सब आपको बताना है। इसमें कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
मैंने आपको जो पढ़ाना था मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या क्या पढ़ना, कैसे कैसे क्या होता है। अर्थ, परिभाषा, विशेषता, किसी भी चीज को लेकर के यही पूछा था, या तो फिर दोनों में अंतर, सहयोग और संघर्ष में क्या अंतर है, ठीक है, ऐसे समिति समाज में क्या अंतर है, समिति और समुदाय में क्या अंतर है, संस्था और समिति में क्या अंतर है, यही सब क्वेश्चन आते हैं। परिभाषा, विशेषता और अंतर को लेकर। अगला क्वेश्चन, और विशेषताएं बेसिकली। सामाजिक संरचना क्या है, सोशल स्ट्रक्चर। देखिए सामाजिक संरचना की अवधारणा क्या है, यानी कि उसका अवधारणा माने कि उसका अर्थ और परिभाषा, सामाजिक संरचना की अर्थ, परिभाषा, विशेषता देखेंगे। सामाजिक संरचना के कई सारे तत्व हैं, उनको जानेंगे। सामाजिक संरचना में भिन्नता और सामाजिक संरचना के अध्ययन का क्या महत्व है, इन सभी चीजों को हम समझेंगे। सामाजिक संरचना की अर्थ, परिभाषा, विशेषता, इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सामाजिक संरचना जो होती है, जैसे कि सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक मूल्य, सामाजिक मापदंड, ठीक है, यही सब सामाजिक नियम कायदे, यही सब सामाजिक संरचना के अंग होते हैं। इन्हीं सभी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। यानी समाज का निर्माण किससे होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है उसी को सामाजिक संरचना कहते हैं। समाज का निर्माण जिन तत्वों से होता है उसी को सामाजिक संरचना कहा जाता है। अगला टॉपिक आपका आ चुका है 15 नंबर टॉपिक है आपका बेटा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, मजा आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिए भाई। परिस्थिति और भूमिका, ये सामाजिक संरचना के ही तत्व अंग होते हैं। स्टेटस एंड रोल, सामाजिक परिस्थिति क्या होती है, आपकी समाज में क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। परिस्थिति जो होती है बेटा, एक होती है अर्जित परिस्थिति और एक होती है प्रदत्त परिस्थिति। जैसे मान लेते हैं आपके पिताजी प्रधानमंत्री हैं, आप उनके यहाँ पैदा हो जाओ तो आपको अर्जित परिस्थिति कुछ नहीं है, आपकी ये प्रदत्त है, आपके पिताजी के द्वारा जो मिली है। जैसे आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण हो, इसमें आपकी क्या महानता है, आप क्षत्रिय हो, इसमें आपकी क्या महानता है, आप वैश्य हो, इसमें आपकी क्या महानता है। यानी समाज में जो चीजें आपको आपके पिता के द्वारा मिलती हैं विरासत में, वो चीजें आपकी प्रदत्त परिस्थिति होती है, मिल गई है आपको इसे, ठीक है, आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो कि समाज में रह करके अपने दम पर, अपनी मेहनत पर आगे बढ़ रहे हैं, उसको अर्जित परिस्थिति कहते हैं। समाज में जो आपको ऊंचा दर्जा मिला है, आपके अगर जन्म, वंशावली या फिर आपके जाति या धर्म के नाम पर आपको उच्च दर्जा मिला है, तो वो आपकी प्रदत्त परिस्थिति के अकॉर्डिंग मिलता है। और आप जब अर्जित करते हैं, यानी कि जब आप खुद कमाते हैं, खुद मेहनत करते हैं, पैसा कमा करके कोई बढ़िया पोस्ट ला करके, तो वो चीजें होती है आपकी अर्जित परिस्थिति। समाज में दो प्रकार की स्थितियां होती है, एक अर्जित और एक प्रदत्त, ठीक है। और इन्हीं स्थितियों के हिसाब से समाज में आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको दर्जा मिलता है। जैसे ब्राह्मण को क्षत्रिय का कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा तो वो भी प्रणाम करता, भैया पाए लागी, ठीक है। ऐसे कोई जो है वैश्य होगा, शूद्र होगा तो प्रणाम करेगा किसको, ब्राह्मण को, ठीक है। ये उसकी प्रदत्त परिस्थिति के अकॉर्डिंग करता है, क्योंकि उसके पिताजी ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, इस वजह से उसकी प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति टीचर बन जाता है, अब वो किसी भी जाति का टीचर बन गया, ठीक है, तो उसको सभी लोग जो है उसके जो टीचर जिन 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 बच्चों को पढ़ाता है वो सारे बच्चे जो होते हैं उसको प्रणाम करते, गुरु जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम, तो वो उसकी अर्जित परिस्थिति है। समझ रहे हैं। तो इसी हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से परिस्थिति के हिसाब से ही आपकी भूमिका सेट होती है, रोल सेट होता है। आपकी परिस्थिति जितनी अच्छी होगी उसी हिसाब को आपको रोल दिया जाएगा समाज में कि भाई आपका ये कर्तव्य है, आप इस पद पर रहोगे, आपका ये काम है। आपका स्तर समाज में इसी परिस्थिति पर डिपेंड करता है। एक टॉपिक आता है समाजशास्त्र में आगे चल करके, सामाजिक स्तरीकरण, शायद आपको मिलेगा यहीं पर नीचे। सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, उच्च समाज का एक ऐसा एक प्रकार से पदक्रम होता है, पदानुक्रम, जो कि समाज को उच्चता से निम्नता की ओर बांटता है। यानी कौन सा समाज में व्यक्ति का जो रिस्पेक्ट होगा ज्यादा होगा, फिर उससे नीचे पद, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। ये पद कैसे सेट होगा, ये परिस्थिति ही डिपेंड करती है कि उसकी परिस्थिति क्या होगी। यानी परिस्थिति ही सामाजिक स्तरीकरण की भूमिका निभाती है। सामाजिक स्तरीकरण में कोई बच्चा, कोई व्यक्ति, कोई एक प्रकार से व्यक्ति को किस पद पर समाज में रहना है, ये उसकी परिस्थिति डिसाइड करती है। परिस्थिति अर्जित और प्रदत्त दो टाइप की होती है। भूमिका क्या होती है, उसी हिसाब से डिसाइड। भूमिका माने उसका कार्य करने की, कार्य क्या करना है उसको, समाज के लिए वो क्या कर सकता है, समाज के लिए किसकी उसकी उपयोगिता कैसी है, ठीक है, समाज के किस पद पर वो है, तो वो उसकी भूमिका होती है। यानी उस परिस्थिति में रह करके वो उस व्यक्ति का क्या भूमिका है, क्या रोल है, तो वही इसका हो जाता है, ठीक है। यही चीजें यहाँ पर आपको लिखिए, परिस्थिति और भूमिका के बीच में संबंध क्या है, विशेषताएं क्या है, दोनों की अर्थ परिभाषा, ही सब आपको पढ़ना है। मैंने आपको समझा दिया बेसिकली सरल भाषा में कि होता क्या है। 16 नंबर टॉपिक, सामाजिक प्रतिमान, सोशल नॉर्म्स कहते हैं इसको। सामाजिक प्रतिमान में जैसे जन रीतियां क्या होती हैं, फोक बेज जिसको कहते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लोकाचार, सस्तियां और मूल्य, ये सब समाज के नियम कायदे होते हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो है काम करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सामाजिक जनरीतियां, लोकाचार, सस्तियां और मूल्य
क्या होते हैं, इनकी परिभाषा और विशेषताएं आपसे परीक्षा में पूछी जाती रहती, ठीक है। तो जनरीतियां क्या होती हैं, लोकाचार क्या है, जिसको जनरीतियों को फोक बेस कहते हैं, मोरेस कहते हैं लोकाचार को, ठीक है। इसके अलावा जो है सैंक्शन कहते हैं सस्तियों को, वैल्यूज कहते हैं मूल्य को, ठीक है। तो जनरीतियां क्या होती बेटा, सामाजिक जनरीतियां जो होती हैं वो एक प्रकार से क्या, सोशल नॉर्म्स, जिनका पालन समाज के सदस्य करते हैं ताकि सामाजिक जीवन में व्यवस्था में मतलब व्यवस्था बनी रही, स्थिरता बनी रहे समाज में, ठीक है। ये बताते हैं कि व्यक्ति कब कैसे और क्यों व्यवहार कौन सा करेगा, वो जनरीतियां होती हैं, ठीक है। जैसे सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है जनरीतियां, या व्यवहार को अनुशासित अनुशासित करता है, लिखित और अलिखित दोनों हो सकती हैं, हर समाज की अलग अलग जनरीतियां हो सकती हैं, ठीक है। लोकोक्तियां क्या होती हैं, लोकोक्तियां, लोकोक्तियों को एक प्रकार से बेसिकली लोकोक्तियां भी वही चीज होती है, अलिखित होती है, वही जनरीतियों का ही भाग है लोकोक्ति भी, ठीक है। ऐसे आपके लोकाचार जो होते हैं, लोकाचार को सत्ताएं भी कहते हैं या फिर मोरोस कहते हैं। ये ऐसी सामाजिक आदतें होती, नैतिक मान्यताएं होती जिनका उल्लंघन करने पर समाज के द्वारा कठोर दंड दिया जाता है। देखिए, जब जनरीतियां एकदम से पावरफुल हो जाए, जनरीतियां सभी समाज के लोग जब लोग मानने लगते हैं, जनरीतियों का आप उल्लंघन करते तो कोई आपको नहीं बोलता है, क्योंकि जनरीतियां जब बहुत पावरफुल हो जाती हैं तो यही जनरीतियां लोकाचार बन जाती हैं। अब लोकाचार को कोई व्यक्ति जो है कट नहीं सकता। लोकाचार जो हो रहा है उसको अगर आप खत्म करते हैं, उसको नहीं करते हैं, उसको नहीं मानते तो आपको दंड मिलेगा, अरे समाज गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये होता है आपका, ये नैतिकता और आचार से जुड़ी है। उल्लंघन करने पर कठोर प्रतिक्रिया समाज देता है। ये स्थिरता और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होती है। जैसे चोरी करना, हत्या करना, समाज इसे सहन नहीं करता। विवाह मतलब विवाह के बाद में आप किसी दूसरी स्त्री से संबंध बना लें तो ये भी एक प्रकार से लोकाचार के खिलाफ है, आपको समाज उसके लिए दंड देगा, ठीक है। मूल्य क्या होते हैं, मूल्य वे सामाजिक आदर्श होते हैं जो कि आपको यह बताते हैं कि आपको समाज में रहते हुए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। सामाजिक मूल्य यह बताते हैं कोई समाज में क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यही सब चीजें आपकी होती बेटा, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जैसे आपकी क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हुए तो ये लोकाचार, जनरीतियां, सस्तियां, मूल्य, ये सब आपके परीक्षा सामाजिक मूल्य किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या होता है, ये सभी में अंतर को लेकर के आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो ये सब आपका पूरा डिटेल में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आगे जो टॉपिक आपका आ चुका है 17वां नंबर टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई। देखिए प्रश्न आपका है सामाजिक स्तरीकरण। अब इसको मैंने शुरुआत में समझा, सामाजिक स्तर, समाज में उच्चता से निम्नता के क्रम में फिट होना, समाज में किसका दर्जा कितना ऊंचा है कितना नीचा है, ये एक स्तर। जैसे पुलिस थाने में आप जाते हैं तो कोई एसओ है, कोई एक प्रकार से दरोगा है, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई हवलदार है, कोई होमगार्ड है, तो एक समाज उसका पुलिस थाने का स्तर फिक्स है। तो वैसे ही वो समाज में भी स्तर होता है, कौन किसका प्रतिष्ठा कितनी है, ठीक है। तो इसका अर्थ, स्वरूप और आधार हम देखेंगे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण जो होता है, सामाजिक आपकी परिस्थिति कैसी है उसके अकॉर्डिंग आपका सेट किया जाता है। आपके पास बहुत पैसा रुपया है, या आप बहुत बड़े उच्च कुल में पैदा हुए हैं, या आपके पास कोई राजनीतिक पावर है, कोई सामाजिक पावर है, ठीक है, क्या आपकी जाति कैसी है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं पे सामाजिक स्तरीकरण के जो है फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत में जैसे कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर ने सत्ता की अवधारणा दी, कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की विचारधारा देता है, कैलकट पार्सन्स, किंग्सले डेविस, मूरे, ऐसे तमाम प्रकार के सामाजिक विद्वानों ने इसके बारे में बताया। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार, यानी प्रकार माने क्या काम होते हैं इसके, सामाजिक स्तरीकरण का क्या काम होता है और इसका क्या महत्व है, सामाजिक स्तरीकरण का आकार और दोष, आकार माने क्या काम नहीं करता है ये, इसके क्या दोष होते हैं, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। 18वां चैप्टर आपका जो आता है उसका नाम है सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता मतलब क्या होता है, सोशल मोबिलिटी, यानी कि सामाजिक गतिशीलता में क्या शामिल है, जब आप समाज को छोड़ करके आप किसी दूसरे समाज में जाते हैं, या समाज की दूसरी, सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य क्या है, ऐसे क्वेश्चन सबसे पूछाता रहता है। सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा एक सामाजिक स्तर यानी सोशल स्टेटस के दूसरे सामाजिक स्तर की ओर आंदोलन या परिवर्तन करना, ठीक है। यानी जब कोई व्यक्ति या समूह समाज के एक पद या वर्ग या स्थिति को छोड़ करके दूसरी स्थिति में जाता है या पहुंचता है तो उसको सामाजिक गतिशीलता उसी को कहा जाता है, ठीक है। पीटरिम सोरोकिन कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक परत से दूसरी सामाजिक परत की ओर जाना होता है, स्थानांतरित होना होता है। अकबर और लिमकाप कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह समाज के भीतर ऊंच नीच स्थिति में बदलता रहता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से ऊर्ध्वगामी, अर्धगामी, अंतर पीढ़ी गतिशीलता होती रहती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। समाज का जैसे मान समाज में आपका स्तर जो है ऊंचा है, कोई मतलब कि आप एक स्तर पर है, समाज में एक स्तर है आपका सामाजिक स्तरीकरण में।
आप उस समाज से दूसरे समाज में जाते हैं, आपको वही बराबर का स्तर मिल जाए, उससे नीचे स्तर मिल जाए, उससे ऊंचे स्तर मिल जाए। समाज में स्तर आपका जो मिलता है समाज के, तो सामाजिक एक समाज से दूसरे समाज में जाना, जैसे एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग जाते नहीं है, ऐसे ही समझ लो। एक समाज में आपका स्तर कुछ है और आप कुछ दूसरा स्तर आपको मिल रहा है, ऊंचा स्तर, तो आप उसमें गतिशील हो जाते हैं। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता यही होती है। इसकी अवधारणा सामाजिक गतिशीलता का प्रकार, समतल और क्षैतिज गतिशीलता। समतल माने ऊर्ध्वगामी, यानी कि जैसे कि समतल माने आपके बराबर बराबर, यानी कि जैसे मान लेते हैं आपको, जैसे मान लेते हैं कि आप किसी थाने में थे, आपका थाने में आप जो है सब इंस्पेक्टर थे, एसआई थे, और दूसरे थाने में आपकी गतिशीलता हो गई और आप वहां पर क्या बन गए, आप वहां पर जो है एसओ के पोस्ट पर हो गए। ये एक प्रकार से आपकी क्या हो गई, ये ऊर्ध्वगामी हो गई, यानी कि आप ऊपर चले गए। लेकिन एक ही थाने से मतलब कि आपकी क्या हो गई, ये आपकी क्षैतिज गतिशीलता, या फिर इसी को समतल गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, ऐसे उदर्घ या शीघ्र गतिशीलता जो होती है, ये सॉरी, एसआई की पोस्ट पर आप हैं और एसआई से एसआई की पोस्ट पर आ गए, ठीक है, दूसरे थाने में चले गए, ये आपकी हो गई क्षैतिज गतिशीलता। लेकिन अगर एसआई से आप एसओ बन जाएं या एसआई से आप कमिश्नर बन जाएं, तो ऐसे में क्या होगा, इस ये बेटा क्या हो जाएगा, इसी को बोलेंगे सामाजिक, मतलब ये उदग्र गतिशीलता या शीर्ष गतिशीलता, यानी कि आप कोई नीचे पद से ऊंचे पद पर चले जाए। ठीक है, इस तरीके से ये सब आपकी उदग्र गतिशीलता होती है। ठीक है, ऐसे समझ लें। और एक होता है अंतः पीढ़ी और अंतर पीढ़ी गतिशीलता। अंतः पीढ़ी मतलब कि अपने ही पीढ़ी, यानी अपने ही समान चीजों को आप जाए, और दूसरी पीढ़ी मतलब अंतर पीढ़ी मतलब दूसरे पीढ़ी के जो है बराबर आपको दर्जा मिल जाए समाज में। कभी कभी कुछ छोटे लोगों को उच्च लोगों के साथ बैठा दिया था, क्योंकि उनके पास विद्वता होती, ज्ञान होता है, तो वहां पर आपका अंतर पीढ़ी संघर्ष मतलब की आपका गतिशीलता होती है। अंतर पीढ़ी संघर्ष और अंतः पीढ़ी संघर्ष भी आपको टॉपिक पढ़ना है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। इसमें क्या होता है, जैसे एक ही पीढ़ी के बीच में संघर्ष हो तो अंतः पीढ़ी संघर्ष, दोनों पीढ़ी यानी कि एक, जैसे आपके पिताजी है, आपके दादाजी और आपके बीच में विचारों में मतभेद हो जाए तो अंतर पीढ़ी संघर्ष हो गया। अंतर माने दोनों के बीच में, ठीक है, और अंतः माने अपनी ही पीढ़ी से, कि आपका विचार कुछ और है, आपके भाई का विचार कुछ और है, तो अंतः पीढ़ी संघर्ष। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत कुछ समझा। ऐसे सोशियोलॉजी से पहले हमने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस किया, सॉरी पॉलिटिकल साइंस का बोल रहा हूँ, हाँ पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस किया मैंने। पॉलिटिकल साइंस से इसके बाद में मैंने संस्कृत का सिलेबस कल डिस्कस किया, और आज आप देख रहे हैं सोशियोलॉजी का सिलेबस। इसके बाद में आपका और भी सब्जेक्ट आएगा, जैसे जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सभी सब्जेक्ट का आपका आएगा। ठीक है, शिक्षा शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, मनोविज्ञान का चैप्टर 1 की क्लास हो चुकी है, चैप्टर 2, 3, 4, 5 सबकी क्लास होने वाली है। अर्थशास्त्र की क्लास हो चुकी है, दो क्लास हो चुकी है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 की, सब आप देख लीजिएगा। देखें, अगर आपको सारी क्लास प्राप्त करनी, हमारे साथ जुड़ना है, तो 91 61 93 60 62 पर तुरंत एसएमएस कर दीजिए। कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है, 6 महीने तक आप जुड़े रहेंगे। मात्र 100 रुपए फीस आपके लिए रखी गई है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। आप ये फीस किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति से जमा करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप नहीं चलाते गूगल पे, फोन पे, तो आप किसी दूसरे से पेमेंट करवा सकते हो। और आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, आपको यहाँ पर लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा हमारे पास, ठीक है, यानी कोर्स की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। यूट्यूब पर तो आप सारी क्लासेस, यूट्यूब पर आपकी क्लासेस हमारी चलती रहेंगी, यूट्यूब पर आप क्लास देखें, तो चाहे तो आप यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पीडीएफ नोट्स के साथ रिवीजन क्लास, मॉडल पेपर की पीडीएफ नोट्स, सब कुछ आपको पढ़ना है, आपको विस्तार से पढ़ना है, आगे चलकर के आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की तैयारी करनी है, आप हमसे जुड़ करके पढ़ें। केवल 100 रुपए फीस है, इसमें केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, इन पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र कितने रुपए में, 100 रुपए फीस में आपकी करवाई जाएगी। आप किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार के सारे विश्वविद्यालय, राजस्थान के, उत्तराखंड के सारे विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, जैसे कि राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीरभद्र सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर, ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, मां शाकुंभरी सहारनपुर विश्वविद्यालय, एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय रोहिलखंड, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रजू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय की तैयारी आपकी शुक्ला डिपार्टमेंट के माध्यम से करवा रही है। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की तैयारी होगी, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, ठीक है, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, सब सारे सब्जेक्ट आपके अधिकतर जो पढ़ाए जाएंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका को करिकुलर में जो सब्जेक्ट होता है, को करिकुलर में आपकी बार आपको क्या पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। इसकी पूरी तैयारी, इसकी 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैं पहले से तैयार कर चुका हूँ, वो जल्द से आप ग्रुप में जुड़ेंगे, उसके बाद में आपको कुछ दिनों में सेंड कर दिया जाएगा।
इसके लिए आपको कहीं पर कुछ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको सुपरलाइटिव पॉइंट पर मिलेगा, सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, धन्यवाद। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके आप हमको बताएंगे तो हमारा मोटिवेशन मिलेगा। आपको और किस सब्जेक्ट पे ऐसे सिलेबस डिस्कशन चाहिए आप तुरंत बताएं, आपके लिए व्यवस्था पूरी करेंगे। ठीक है, आप जरूर जुड़े मेरे साथ, जुड़ेंगे तो आपका ही फायदा होगा और आप बहुत आगे तक जाओगे हमारे साथ जुड़ करके। ठीक है, क्योंकि बीए के क्षेत्र में ऐसा आपको पिछले 7 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ बीए के क्षेत्र में, बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, पिछले 7 वर्षों से मैं अध्यापन करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस बताऊंगा वो क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा, सारे क्वेश्चन फंसवा दूंगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, सब के सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठे रहेंगे। परीक्षा के अंत तक आप इतना ज्ञान लेकर के जाओगे, इतना ज्ञान आपको कहीं पर और दूसरी जगह नहीं मिलेगा। जैसे आप जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जियोग्राफी पॉलिटी की मतलब कि आपका यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट की मतलब किसी भी नौकरी की तैयारी करेंगे, तो आपके लिए जो मैं पढ़ाऊंगा वो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इन सभी चैप्टर की क्लासेस जो होंगी आपको मिलती रहेंगी, आपको सभी क्लासेस जो है मिलती रहेंगी। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करें, तुरंत जुड़ जाए हमारे साथ। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, आई लव यू।